वह बचपन से ही हर दिन क्रूरता से मारा जाता था। ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। मेरे पिता सिगरेट खरीदने क्यों नहीं गए? विशाल बालों वाला आदमी चाहता था कि उसका बेटा निर्दयी और निष्ठुर बने ताकि एक दिन वह उसकी संगठन का नेतृत्व कर सके, लेकिन लड़के ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वह तब भी मुस्कुराता था जब वह अपने छोटे दोस्त के साथ स्कूल जाता था, जब तक कि वह दिन नहीं आया जब वह घर पहुंचा और अपनी प्यारी प्रेमिका को बेहोश देखा। उसके पिता, वह विशाल मांसपेशियों से बना आदमी जो एक फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर की तरह बना था, ने लड़की को एक सबक सिखाया था। लड़के ने अपना आपा खो दिया। उस रात उसने अपने पिता को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह कोमा में चले गए। डॉक्टरों को नहीं पता था कि वह कभी जागेंगे या नहीं। इस वजह से लड़के को एक किशोर सुधार गृह भेज दिया गया। शुरुआत में वह हंसी का पात्र था। लड़के को पैसे चाहिए थे क्योंकि उसने अपने दोस्त से वादा किया था कि वे सियोल में साथ रहेंगे। इसलिए उसने बर्फ हटाई, जूते गर्म किए और यहाँ तक कि सेल बॉस का पालतू बन गया। आज वह सिर्फ पैसे के लिए मानव लक्ष्य भी बन गया था, लेकिन किस्मत से इलास्टिक टूट गया और पैसे शौचालय में गिर गए। बॉस का आदेश था कि वह इसे अपने मुंह से निकाले और उसने ठीक वैसा ही किया। वह बस चाहता था कि वे 3 साल जल्दी से बीत जाएं। जब कोई नया कैदी आता तो वह उससे दूर ही रहता। समस्या उस दिन उत्पन्न हुई जब उसका दोस्त उससे मिलने आ रहा था। अंदाजा लगाओ कौन लड़की को दूसरे दुनिया में ले जाने के लिए आया? हमारा अपना ट्रक्कुन। इसने लड़के के मन को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसने अपने सेल में घंटों अपने दोस्त की फोटो को देखते हुए बिताए, जब तक कि बदमाशों ने उसे चिढ़ाने के लिए फोटो नहीं ले ली। शुरू में जब उन्होंने कहा कि वे फोटो के साथ क्या करेंगे तो उसे परवाह नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि अगर लड़की को ट्रक्कुन नहीं ले जाता तो वे उसके साथ क्या करते तो वह पागल हो गया। उसने बॉस के सिर पर इतनी जोर से मारा कि 7 पॉइंट वेंग तीव्रता का झटका लगा। मजाक खत्म हो गया था और अब वह किसी पर भी दया नहीं करेगा। अब से उसके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। उसका एकमात्र कारण अब मौजूद नहीं है। जब गार्ड कमरे में दाखिल हुए तो वे भयभीत हो गए। केवल वही खड़ा था और हर जगह केचप फैला हुआ था। अगर नए कैदी ने उस समय उसे नहीं रोका होता तो एकांत कारावास उसकी समस्याओं में सबसे छोटी समस्या होती। 1 हफ्ता बीत चुका था और वह मनोरंजन के लिए बाहर था। एक गुंडा जो नया नेता बनना चाहता था उसे परेशान करने आया। नायक को पहले परवाह नहीं थी। उसने बिना पलटवार किए मार भी खाई, लेकिन जब उस आदमी ने अपने पिता के समान एक टैटू दिखाया और उसके दोस्त के हादसे के बारे में बात करने लगा तो उसकी सहनशीलता खत्म हो गई। उसने जल्दी से उस आदमी को निष्क्रिय कर दिया। और यह टैटू वाला हाथ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसकी अब और जरूरत होगी। सभी जू यंग से हैरान थे। वह अभी अभी एकांतवास से बाहर आया था और अब वह बिना किसी पछतावे के सबके सामने किसी और को नष्ट कर रहा था। इस बीच हम जेल के ऊपरी हिस्से में एक आदमी की परछाई देखते हैं जो नीचे हो रहे हंगामे के बारे में सोच रहा है। एक और आदमी जवाब देता है कि वहां नीचे काफी जोशीले बच्चे थे, जबकि वह अपनी चाय का आनंद ले रहा था और इस बात पर खुशी जता रहा था कि वह आदमी अच्छी सेहत में है। फिर हमें पता चलता है कि यह आदमी जेल निदेशक क्वोन चैंग सियोक है, जो उस व्यक्ति से बहुत दोस्ताना लहजे में बात करता है। वह सिलहुट उस आदमी का है जो अभी अभी अस्पताल से छुट्टी पाकर आया है और निदेशक कहता है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वह किसी भी तरह से मदद करेगा और पूछता है कि उसके आने का कारण क्या है। हम देखते हैं कि सभी कैदी अपने डॉर्मेट्री में लौट रहे हैं और मी ग्योंग फिर से अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगते हैं। वह स्पष्ट रूप से जू यंग से डरने लगे थे, ये नोट करते हुए कि वह एक पूरी तरह से पागल आदमी के साथ सेल साझा कर रहे थे। उसने अब तक लड़के द्वारा किए गए सभी काम देखे थे और जानता था कि जब वह गुस्से में होता है तो वह क्या कर सकता है। उसी समय एक गार्ड सेल में आता है और जू यंग का नाम पुकारता है। उसे बताता है कि कोई उससे मिलने आया है। वो गार्ड के साथ हथकड़ी में अपनी सेल से बाहर निकलता है, ये सोचते हुए कि उससे मिलने कौन आ सकता है। ये उसकी माँ नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसने उसे तब छोड़ दिया था जब वह छोटा था और उसकी स्थिति के कारण उसके सभी रिश्तेदार उससे बच रहे थे। बिना एहसास किए मुलाकात कक्ष की ओर जाने के बजाय उसे एक अन्य स्थान पर ले जाया गया, जो कि निदेशक का कार्यालय निकला। ये स्पष्ट रूप से सामान्य स्थिति नहीं लग रही थी, जिससे उसके मन में और भी संदेह उत्पन्न हो गए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला और उसने पहले देखे गए रहस्यमय व्यक्ति को देखा, वो स्थिति को बेहतर समझने लगा। उस व्यक्ति ने उससे बात करना शुरू किया, अपने बेटे को जीवन से भरा देखकर खुशी व्यक्त की। जो यंग अपने पिता को वहां सामान्य रूप से बात करते हुए देखकर अविश्वास में बस उन्हें देखता रहा, बिना कुछ कहे। पहली बार हम उसके पिता का चेहरा देखते हैं, जिनका नाम छा गंगरियोंग है, जिनकी बाईं आंख पर एक निशान है और एक स्पष्ट ड्रैगन टैटू है। निर्देशक लड़के के पास खड़ा है, कहता है कि वह इस स्थिति से काफी हैरान लग रहा था। वह समझाता है कि उसके पिता हाल ही में चमत्कारिक रूप से जाग गए थे, फिर से स्वस्थ हो गए थे, जैसे ये एक दिव्य आशीर्वाद हो। डॉक्टर की बात याद करते हुए जू यंग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, सोच रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन उसके पिता उसकी सोच को बाधित करते हैं, कुछ ऐसा कहना शुरू करते हैं जो एक स्वीकारोक्ति जैसा लगता है। अपने जीवन भर एक आपराधिक संगठन के दाहिने हाथ होने के बावजूद जिसने लगभग उसकी कहानी समाप्त कर दी, वह न तो उसके दुश्मन थे न ही पुलिस, बल्कि उसका अपना बेटा था। वह बताता है कि जब उसने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वह अस्पताल में है तो उसे लड़के के प्रति अत्यधिक दुख महसूस हुआ और एक पिता के रूप में वह अपने बेटे को फिर से देखना बहुत चाहता था, ये कहते हुए कि वह उससे प्यार करता है और दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो वह जू यंग के लिए नहीं करेगा। आंसू बहते वह ये भी समझाता है कि उसके पास जो किया उसे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बयान से जू यंग भ्रमित हो जाता है, जो ये समझने की कोशिश करता है कि उसके पिता इस पूरे भाषण से क्या कहना चाह रहे हैं। और गंगरेयोंग ये प्रकट करता है कि उस दिन जिसने उसके दोस्त की जान ली थी वो वास्तव में वही था। जैसे ही गांगरियोंग ने अपनी कहानी जारी रखी, उसने बताया कि जब कार ने उसे टक्कर मारी तब भी दाहियून सांस ले रही थी, लेकिन प्रभाव के कारण हिल नहीं पा रही थी। उसने पास खड़े एक आदमी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन जब उसने पहचाना कि वह कौन है तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इस पर गांगरियोंग ने लड़की से पूछा कि क्या उसने कोई भूत देखा है, यहाँ तक कि अगर
उसकी घायल अवस्था में उस आदमी ने उससे सामना किया कि उसने सालों पहले उसके घर में उससे क्या कहा था, इससे पहले कि वह कोमा में चला गया। उसने उससे कहा कि उसका अगला कदम उन बलिदानों का उदाहरण है जो माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, और लड़की के प्रति बिना किसी सहानुभूति के उसने कहा, लेकिन सोचने पर शायद इस लड़की को मेरे कारण समझ में नहीं आते। आखिरकार वह तो कोई है जिसके पास शुरू से ही माता पिता नहीं थे। वर्तमान में जेल में लौटते हुए गंगरयोंग ने एक निश्चित गर्व के साथ कहा कि उसने सोचा था कि उसका बेटा बस एक दयनीय व्यक्ति था जो चुपचाप सब कुछ सहन करता था, लेकिन उस दिन उसने पहली बार देखा कि लड़का वास्तव में कुछ कर रहा था और वह लड़की उसके गुस्से का कारण बनी, और इसी वजह से उसने उसका जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। उस आदमी ने सिर्फ उसके जीवन को समाप्त करने के लिए दूर से वापस आया था, यह दावा करते हुए कि यह सब उसके बेटे के लिए था, जैसे कि यह उसके विकृत दिमाग में कोई मतलब रखता हो। फिर निर्देशक ने कुछ असामान्य देखा जब बिना कुछ कहे जू यंग ने अपने पिता पर दाहिने हुक से हमला किया, लेकिन इससे पहले कि वह मुक्का मार पाता, गार्ड ने उसे कुछ टेसर से मार दिया। उन्होंने लड़के को उसकी इच्छा के विरुद्ध रोकने की कोशिश की, जो झटके के कारण जमीन पर गिर गया, होश में रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। फर्श पर पड़े जू यंग को देखते हुए गंगरयोंग ने पूछा कि क्या वह अपने ही पिता से बदला लेना चाहता है, और बिना कोई जवाब मिले भी उसने अपने बेटे को बताया कि उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। उसके गिरोह के कुछ सदस्य उस सुधार गृह में थे, लेकिन वे सिर्फ नौसिखिए थे जिन्होंने मुश्किल से अपने टैटू कमाए थे। हालांकि उनमें से कुछ भविष्य में संगठन में प्रमुख व्यक्ति बनेंगे। अपने पिता तक पहुंचने के लिए जू यंग को खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना होगा, नियंत्रण हासिल करना होगा, रैंक में ऊपर उठना होगा और उस जगह में पहचान अर्जित करनी होगी। जब तक वह उसे हरा नहीं देता और उसे मात नहीं देता, उसे स्वर्गीय ड्रैगन संगठन का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। उसका इनाम कुछ ऐसा हासिल करना होगा जो गंगरयोंग ने भी कभी नहीं किया था, और अगर वह सफल होता है तो उसका जीवन पूरा हो जाएगा। विदाई के स्वर में उसने निदेशक से अपने बेटे का ख्याल रखने को कहा, जिसने उसे चिंता न करने का आश्वासन दिया। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जू यंग अपने शरीर में बिजली के करंट के बावजूद उठ खड़ा हुआ और अपने पिता की ओर बढ़ा। उसने गंगरयोंग से कहा कि बकवास करना बंद करो, क्योंकि उसके बदले का समय भविष्य में नहीं बल्कि अभी है। गंगरयोंग की ओर छलांग लगाते हुए उसने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक आकृति उसके पीछे प्रकट हुई जिसने लड़के को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस आदमी ने जू यंग को उसकी सिर को जमीन पर झुकाकर इमोबिलाइज कर दिया। गंगरयोंग की रक्षा कर रहे व्यक्ति ने लड़के से माफी मांगी, जिसे उसने युवा स्वामी कहा, लेकिन कहा कि अपने बॉस के आदेशों का पालन करना उसका कर्तव्य है। जू यंग को स्थिर कर दिया गया था, फिर भी वो अपने पिता की ओर बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वहां अपनी बदला लेना अब संभव नहीं लग रहा था। उसके पिता ने उससे अपनी आंखें खोलने और स्थिति को देखने के लिए कहा, ताकि वह बेहतर समझ सके कि वह कभी भी उसे नहीं पहुंच सकेगा। दर्जनों लोगों से घिरे हुए उसके पिता अछूते लग रहे थे, और लापरवाह कार्यवाही लड़के के लिए चीजों को और खराब कर सकती थी। अपने पिता से सच में बदला लेने का एकमात्र तरीका जेल पर पूरा नियंत्रण हासिल करना था, कुछ ऐसा जो उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, उस दिन का इंतजार करते हुए, और फिर पीठ मोड़कर चले गए। फिर जू यंग ने आखिरकार स्वीकार कर लिया कि उसे क्या करना है, और जैसे ही सभी गुर्गे चले गए, हम उसे कांपते हुए देखते हैं जो जमीन पर खुद को सहारा दे रहा है। कुछ समय बीत गया और हिरासत केंद्र में जीवन जारी रहा, हमें लकड़ी के काम करने का कमरा दिखाते हुए। मिग्यूम को कुछ कीलें जल्दी से ठोकते हुए देखा गया। उसने अपनी दैनिक कोटा पूरा किया और एक ब्रेक कमाया। उसके औजार के साथ कौशल को देखकर कैदियों ने टिप्पणी की कि लड़का वास्तव में हथौड़े के साथ बहुत अच्छा था, और शायद उसने स्कूल में उसे परेशान करने वाले बदमाशों को मारने के लिए इसका उपयोग किया था। लेकिन मिग्यूम को देखकर उन्हें नहीं लगा कि वह एक हत्यारा है, बस एक और हारा हुआ। उसी समय एक नया व्यक्ति आया जो कार्यशाला में कुछ औजार लाया। एक आदमी ने उससे कहा कि औजारों को शेल्फ पर रख दे, और जैसे ही वह उस जगह के पास पहुंचा, उसका सामना मिग्यूम से हुआ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ पल के लिए आंखें मिलाईं। लड़के ने जो औजार ले जा रहा था उन्हें गिरा दिया, और एक कील मिग्यूम के पैरों के पास गिर गई। मिग्यूम कुछ क्षणों के लिए फर्श पर पड़े कील को घूरता है, जैसे कि यह कोई याद ताजा कर रहा हो। एक नया पात्र यून गनमैन प्रकट होता है और हत्यारे से बातचीत शुरू करता है। उसे नाम से पुकारता है जैसे वे पुराने परिचित हों। हमें पता चलता है कि ये दोनों वास्तव में कई साल पहले एक साथ प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे। गनमैन उल्लेख करता है कि उसने मिग्यूम को समाचार में देखा था और उसे जेल जैसी जगह में देखकर आश्चर्य हुआ। मौका पाकर वह एक सवाल उठाता है जो उसके मन में था। मिग्यूम से पूछता है कि क्या उसने सच में अखबारों में रिपोर्ट किए गए अनुसार अकेले ही 7 छात्रों की जान ली थी, क्योंकि मिग्यूम जब छोटा था तो वह एक आदर्श छात्र था। गनमैन उसकी ऐसी हरकत की कल्पना नहीं कर सकता था। इस समय मिग्यूम अपने हाथ में उपकरण को पूरी ताकत से पकड़ने लगता है, जैसे कि वह बातचीत से असहज है, लेकिन उसके लिए सौभाग्य से एक गार्ड उन्हें बाधित करता है। गनमैन से कहता है कि वह काम पर वापस जाए और सारी बेकार की बातें बंद करे। गनमैन मिग्यूम को अलविदा कहता है जब वह अपने वर्क बेंच पर लौटता है, जबकि मिग्यूम उसके सामने मेज पर रखे नाखूनों को घूरता रहता है। बातचीत के दौरान हत्यारा हथौड़ा और नाखून इतनी मजबूती से पकड़ रहा था कि उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि उसका हाथ खून बह रहा था। वापस अपनी कोठरी में हम देखते हैं कि जू यंग फर्श पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ है। वो याद कर रहा था कि उसके पिता ने उससे क्या कहा था। उस आदमी को खोजने का दृढ़ निश्चय किया जिसने उसे बेटा कहा था, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि वह ये कैसे करेगा। कोठरी में एक अन्य कैदी भूख से परेशान होकर शिकायत करता है। जेल के केवल सब्जियों वाले मेनू से निराश है। वे थोड़ा बड़बड़ाते हैं, कहते हैं कि अगर उस दिन उन्हें कम से कम एक स्लाइस पिज्जा खाने को मिल जाता तो वे खुशी खुशी मर सकते थे। एक गार्ड उनके पास आता है, जिससे बातचीत रुक जाती है, और जू यंग इस मौके का फायदा उठाकर उसे सेल के पास बुलाता है। अधिकारी पूछता है कि क्या कुछ गलत है, लेकिन जू यंग कहता है नहीं, बस पूछता है कि क्या उन्होंने पिज्जा पहुंचाया। गार्ड लड़के से सवाल करता है, उसे याद दिलाता है कि वह जेल में है और उसे तुरंत सेल से बाहर आकर बात करने के लिए कहता है। अगले दृश्य में वह कैदी जो पिज्जा की इच्छा कर रहा था, उसे अपने हाथों में पकड़े हुए देखा जाता है। उसकी इच्छा पूरी हो गई। इतने लंबे समय तक बंद रहने के बाद उन्हें जेल के बाहर से कुछ खाए हुए बहुत समय हो गया था, और उन्होंने जू यंग का धन्यवाद किया।
जूयुंग के लिए इसे संभव बनाने के लिए। जूयुंग ने यह इसलिए किया क्योंकि गार्ड उसके पिता के प्रभाव में थे और इसी कारण जूयुंग यह देखना चाहता था कि उस प्रभाव की सीमाएं कितनी दूर तक जा सकती हैं, क्योंकि वह उसके पिता का बेटा था। अपने बदले के लिए लड़का अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने और उपयोग करने के लिए तैयार लगता था। अपनी योजनाओं पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि कैदियों के बीच बातचीत जारी रहती है, ये सोचते हुए कि मिक्यू पिज्जा क्यों नहीं खा रहा था। उस दिन वह अजीब लग रहा था जब से वह पहले गनमैन से मिला था, जो उसे स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त और कांपता हुआ छोड़ गया था। अगले दिन हम देखते हैं कि वे दोनों लकड़ी के काम के कमरे में अपनी कार्य बेंचों पर लौट रहे हैं ताकि अपना काम शुरू कर सकें। गनमैन एक बार फिर से औजार लेकर क्षेत्र में आता है, उन्हें फिर से गिरा देता है जैसे वह जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। ऐसा करते हुए वह कई कीलें मिक्यू के पास गिरा देता है जैसे वह उसे किसी तरह उकसाने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह माफी मांगता है, मिक्यू को एक खतरनाक नजर और मुस्कान देता है, स्पष्ट रूप से मिक्यू को परेशान कर रहा है। गनमैन के कुछ दोस्त दिखाई देते हैं, लड़के को देखते हुए और उससे कुछ सवाल पूछते हैं। गनमैन ने कहा था कि जिसने 7 छात्रों को मारा था वह उसका अधीनस्थ था, लेकिन जब उन्होंने दोनों को एक दूसरे को घूरते हुए देखा तो उन्हें लगा कि गनमैन झूठ बोल रहा हो सकता है। लेकिन यह साबित करने के लिए कि वह सच बोल रहा था, गनमैन कैदियों से कहता है कि मिक्यू बचपन से ही उसकी चापलूसी कर रहा था। उसने पूछा कि क्या मिक्यू को वो अच्छे समय याद हैं जो उन्होंने साथ बिताए थे। जैसे ही वह उसके पास आता है और उसके सिर को पकड़ता है, मिक्यू के सिर को उसकी वर्क बेंच पर एक कील की ओर दबाता है। वह उनके साथ बिताए गए प्राथमिक स्कूल के समय को याद करने लगता है। गनमैन ने अपने मनोरंजन के लिए मिक्यू को रोजाना परेशान किया लगता था। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मिक्यू एक लकड़ी के दरवाजे के पीछे फंसा हुआ है जिसमें कई कीलें निकली हुई हैं। गनमैन को लड़के को डराने के लिए दरवाजे के दूसरी तरफ कीलें ठोकने में मजा आता था। लकड़ी के काम के कमरे में वापस मिक्यू अपने बचपन के उन भयानक पलों को याद करते हुए कांप रहा है जब एक कील अब उसके बाएं आंख के पास खतरनाक रूप से करीब है। कुछ क्षण पहले जब जूयुंग अपने सेलमेट को ढूंढने जाता है, हम जेल में एक बातचीत होते हुए देखते हैं। कैदी सोच रहे हैं कि मिक्यू कहाँ है, कह रहे हैं कि उन्होंने उसे नहीं देखा है। उनमें से एक ने उल्लेख किया कि उसे अचानक सफाई में मदद करने के लिए वुडवर्किंग रूम में बुलाया गया था, जिससे जूयुंग की रुचि जाग उठती है। जूयुंग खड़ा हो जाता है और दूसरों से पूछता है कि क्या वे वास्तव में उस समय वुडवर्किंग रूम की सफाई करने की योजना बना रहे थे। फिर वह सेल के बाहर तैनात गार्ड से फिर से बात करता है। उसके सेलमेट्स उत्सुक हो जाते हैं, सोचते हैं कि वह पिछली बार की तरह पिज्जा की तरह कुछ मांगने वाला है, लेकिन जूयुंग बस गार्ड से उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए कहता है। दृश्य फिर से बड़ेगिरी कक्ष में लड़ाई की ओर लौटता है, जहां गनमैन के समूह के 4 कैदियों में से 2 पहले से ही फर्श पर बेहोश पड़े हैं। समूह का सबसे लंबा और मजबूत सदस्य जूयुंग से पूछता है कि क्या यही उसका नाम है, ये संकेत देते हुए कि वह पहले से ही जेल में उसकी प्रतिष्ठा के कारण नायक से परिचित है। गनमैन जूयुंग के जवाब देने से पहले ही बीच में बोलता है, ये कहते हुए कि अब वह स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से समझने लगा है। वह जूयुंग से पूछता है कि क्या वह और मिक्यू करीबी दोस्त है, मिक्यू के पास उसके जैसे भरोसेमंद व्यक्ति होने पर ईर्ष्या व्यक्त करते हुए। गनमैन का दोस्त कहता है कि उसे जूयुंग की वफादारी पसंद है और अपने दाहिने हाथ से मुक्का तैयार करते हुए पूछता है कि क्या जूयुंग उसका दोस्त भी बनना चाहता है। जूयुंग फर्श से गति का उपयोग करते हुए कैदी पर झपटता है, उसे कॉलर से पकड़ता है और अपने दाहिने पैर और प्रतिद्वंद्वी के वजन का उपयोग करके आसानी से विशाल को गिरा देता है। वह आदमी का सिर जमीन पर पटकता है और श्रेष्ठता की नजर से कहता है कि वह उसके जैसा दोस्त बनने से मरना बेहतर समझेगा। तीसरे आदमी को खत्म करते हुए जूयुंग गनमैन की ओर मुड़ता है, उसे ब्लॉन्डी कहकर बुलाता है। वह गनमैन से पूछता है कि उसने मिक्यू के साथ इतनी दूर क्यों चला गया, उसे उसकी सीमाओं से परे धकेल दिया। लेकिन गनमैन बिना प्रभावित हुए पूछता है कि क्या जूयुंग उसके साथ मजाक कर रहा है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बात करने के लिए गनमैन जूयुंग को अपने कारण समझाने लगता है, अपनी नाराजगी को कुछ विवरण साझा करके सही ठहराने की कोशिश करता है। जूयुंग का ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन जब वो बात कर रहा होता है, उसका दूसरा दोस्त जो पहले गिरा हुआ विशालकाय था, जूयुंग के पीछे उठ खड़ा होता है। अब अपने पैरों पर खड़े और चौक होल्ड की तैयारी कर रहे विशालकाय को देखकर जूयुंग को एहसास होता है कि गनमैन के शब्द सिर्फ एक ध्यान भटकाने की चाल थे। विशालकाय व्यक्ति अपनी दाहिनी बांह जूयुंग की गर्दन के चारों ओर लपेटता है, दबाव डालते हुए, जिससे जूयुंग के पास वापस लड़ने के कुछ ही विकल्प बचते हैं। हताशा में जूयुंग उस व्यक्ति की उंगली तोड़ने का निर्णय लेता है ताकि खुद को मुक्त कर सके, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, गनमैन अचानक उसके पेट में छुरा घोंप देता है, जिससे जूयुंग को असहनीय दर्द होता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उसी समय मिक्यू एक लॉकर से बाहर आता है, विशालकाय से अपने साथी को छोड़ने की विनती करता है, चेतावनी देता है कि चौक होल्ड जूयुंग की गर्दन तोड़ सकता है। मिक्यू के हाथों में हम एक चेन देखते हैं जिसका उपयोग वह विशालकाय को गला घोंटने के लिए करता है, उसे पीछे की ओर खींचता है। गनमैन ये समझने की कोशिश करता है कि मिक्यू लॉक किए गए लॉकर से कैसे बाहर निकला और उसे याद आता है कि लड़ाई के दौरान ताला पहले ही टूट गया था। विशालकाय व्यक्ति जंजीर के खिंचाव का बलपूर्वक विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन यह एक गलती है क्योंकि मिक्यू उसे चेतावनी देता है कि ऐसा बल प्रयोग करने से उसकी गर्दन और तेजी से टूट जाएगी, क्योंकि वह अपने दाहिने पैर को आदमी के सिर पर दबाता है। कैदी विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन मिक्यू उसे चेतावनी देता है कि अगर वह खींचना नहीं रोकता तो उसकी मौत अनिवार्य होगी। मिक्यू की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए विशालकाय संघर्ष करता रहता है जब तक कि वह बेहोश होकर कठोर फर्श पर नहीं गिर जाता। मिक्यू अपनी सांसें संभालता है और गनमैन की ओर घूरता है जो उसकी ओर बढ़ रहा है। अब गनमैन घबराने लगता है, यह दावा करते हुए कि वह इस सब में पीड़ित है। जैसे ही वह डर के मारे पीछे हटता है, जैसे ही मिक्यू करीब आता है, गनमैन ठोकर खाकर पीछे की ओर गिर जाता है। अपनी पीठ के बल गिरने के बाद जल्दी से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगता है। वो मिक्यू के पैरों को पकड़कर उससे स्थिति को भूल जाने की विनती करता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह बस एक जन्मजात मूर्ख है, ठीक वैसे ही जैसे मिक्यू हमेशा सोचता था। लेकिन मिक्यू गनमैन को यह कहकर चौंका देता है कि उसने वास्तव में उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, भले ही गनमैन ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी।
मिक्यू समझाते हैं कि उसे मारने से पिछले घटनाएं नहीं मिटेंगी। वह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने गनमिन के साथ क्या करना है इस पर विचार किया था, लेकिन अब उसे देखकर उन्हें एहसास होता है कि वह लड़के से उतनी नफरत नहीं करते जितना उन्होंने सोचा था, क्योंकि वे एक बार दोस्त थे। गनमिन सोचने लगता है कि मिक्यू मूर्ख और भोला है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सोच पूरी कर सके, जूयोंग उसके सिर पर जोरदार किक मारता है। गनमिन किक के प्रभाव से कई मीटर आगे उड़ जाता है। गनमिन द्वारा पेट पर किए गए घाव को पकड़ते हुए जूयोंग कहता है कि अब कर्ज चुक गया है। लकड़ी के काम के कमरे में लड़ाई के बाद कुछ समय बीतता है और हम देखते हैं कि दोनों फिर से जेल के डॉर्मेट्री में साथ हैं, जहां जूयोंग मिक्यू से पूछता है कि क्या वह बेवकूफ है। मिक्यू नहीं समझता कि उसे क्यों अपमानित किया जा रहा है, इसलिए जूयोंग समझाता है कैसे एक हत्यारा जिसने 7 लोगों को मारा हो गनमिन जैसे डरपोक से डर सकता है। मिक्यू समझाने की कोशिश करता है कि यह डर नहीं था, लेकिन जूयोंग अब उसे बेहतर समझता है। हालांकि उसने दोनों के बीच की समस्या को पूरी तरह से नहीं समझा। जूयोंग को एहसास होता है कि मिक्यू उसे दुश्मन नहीं मानता। मिक्यू मुस्कुराता है और उसके सवाल का सकारात्मक उत्तर देता है। हम अंतिम लड़ाई के दृश्य पर लौटते हैं, जहां वे दोनों अपनी जीत के बाद खड़े हैं और मिक्यू घायल जूयोंग को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देने का अवसर लेता है। उस क्षण में उसके पहले सहयोगी के साथ एक साझेदारी बनती हुई लग रही थी, लेकिन वे अचानक चौंक जाते हैं। एक आदमी छायाओं से बाहर आता है, गनमिन के पराजित शरीर के पास झुककर कुछ बड़बड़ाता है। वो पूछता है कि गनमिन ने उसकी अनुमति के बिना सेल क्यों छोड़ा। एक तिलचट्टे के आने पर डर व्यक्त करते हुए वह गनमिन को दोष देता है कि वह वहां नहीं था उसे मारने के लिए, क्योंकि वह तिलचट्टों से डरता है, और फिर वह गनमिन के चेहरे पर मारना शुरू कर देता है जैसे कि वह पागल हो गया हो। खून हर जगह बिखर जाता है, जिससे वह अज्ञात व्यक्ति और भी असहज हो जाता है, क्योंकि वह गंदा और कीटाणुओं से भर जाता है। बिना परवाह किए वह अपना चेहरा जूयोंग की शर्ट पर पहुंचता है। फिर वह जूयोंग से पूछता है कि क्या अब उसका चेहरा साफ है, जबकि खून के धब्बे और उसकी आंखों में खतरनाक नजर है। जूयोंग उस कैदी को जवाब नहीं देता जो अचानक प्रकट हुआ। भले ही वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर लगता है, ये जूयोंग को नहीं डराता। जूयोंग उसे सीधे तौर पर सच बताता है कि उसका चेहरा अभी भी गंदा है, जिससे वह आदमी गुस्से में आ जाता है। इससे पहले कि फिर से कोई लड़ाई शुरू हो, एक गार्ड आता है, पूछता है कि क्या उनका काम खत्म हो गया है और उन्हें उनके संबंधित सेल में लौटने के लिए कहता है। जाने से पहले वो आदमी बार बार जूयोंग का कैदी नंबर 7199 बड़बड़ाता है, जैसे कि उसे याद करने की कोशिश कर रहा हो। अगले दिन हम जेल के आंगन की एक छवि देखते हैं, जहां जूयोंग की कोठरी के सभी कैदी उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, गंभीर दिखते हुए। जूयोंग पूछता है कि हर कोई उसके चारों ओर क्यों जमा हो रहा है, और गुनामिन वर्तमान स्थिति की व्याख्या करता है। जेल में एक अफवाह फैल गई थी कि जूयोंग बहुत ताकतवर था, इसलिए कोई भी उसके पास होने पर समूह से उलझने की हिम्मत नहीं करता था। नायक फिर कहता है कि उसे उनके पास होने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें कम से कम उसे परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास करने के लिए काम है। वह लाल फूल वाले ड्रैगन टैटू वाले लोगों को ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, अपने पिता के अनुचरों को खत्म करने के लिए उत्सुक था। गुनामिन पूछते हैं कि वह क्या ढूंढ रहे हैं, जिस पर जूयोंग जवाब देते हैं कि वह कुछ विशेष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नामिन मदद की पेशकश करते हैं, क्योंकि वह जेल में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जाने जाते हैं। जूयोंग बताते हैं कि वे एक विशेष गंदे टैटू की तलाश कर रहे हैं। उस दोपहर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग जेल के सामान्य कमरे में इकट्ठा हुए हैं, जहां वे किशोर अपराधियों के गिरोहों पर एक समाचार रिपोर्ट देख रहे हैं। स्थिति नियंत्रण से बाहर थी, क्योंकि ये गिरोह पैसे और सामग्री वस्तुओं को वसूलने के लिए संगठित समूह बनाने लगे थे। जूयोंग की सेल से समूह डॉक्यूमेंट्री पर चर्चा करता है, जब तक कि नायक घृणा में एक शब्द नहीं बड़बड़ाता टीवी पर अपराधियों को कोसता है। वह कहता है कि उसकी राय में उन्हें सभी को जेल में सड़ना चाहिए, जिससे उसका समूह असहज हो जाता है। ये न मन को समझाने के लिए प्रेरित करता है कि वहाँ हर कोई दिल से बुरा नहीं है, और वह बताने लगता है कि वह जेल में कैसे आया। वो अपने पड़ोस में एक प्रसिद्ध दुकान के बारे में बात करता है, जिसे टिटियोकबोकी कहा जाता है। नामिन वहां के नियमित ग्राहक थे, क्योंकि उन्हें वहां परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता पसंद थी। लेकिन एक दिन एक पागल, जो एक स्थानीय सांसद का बेटा था और अपने पिता के प्रभाव का दुरुपयोग करता था, दुकान पर आ गया। उन्होंने खाना ऑर्डर किया और फिर गुणवत्ता की आलोचना करने लगे, ये तय करते हुए कि वे जगह को बर्बाद कर देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वे ऐसा कर सकते थे। लेकिन उसी समय नामिन, जो अब एक कैदी है, प्रकट हुआ और उन गुंडों के समूह का सामना करने का निर्णय लिया, ये दावा करते हुए कि वह ट्योकबोकी प्रेमियों का नेता है। उसने उन सभी से लड़ाई की, उन्हें फर्श पर बेहोश छोड़ दिया और खुद से कहा कि वह उस दिन उस दुकान की रक्षा करने वाला नायक बन गया। लेकिन इस घटना के कारण उसे उस व्यक्ति के प्रभाव के चलते किशोर सुधार गृह भेज दिया गया। अपनी कहानी को जितना गर्व से हो सके बताने के बाद एक और साथी कैदी कहता है कि वास्तव में नामिन की एक बड़ी झूठ बोलने वाले के रूप में प्रतिष्ठा है। कोई भी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करता, भले ही वह कसम खाता है कि यह सच है। जूयोंग झूठ बोलने का फैसला करता है और नामिन का विश्वास जीतने के लिए दिखावा करता है कि वह उसकी बात पर विश्वास करता है। इस रवैये के साथ नामिन सोचने लगता है कि जूयोंग उसे अपने पास रखना चाहता है और एक दिन वह उसका दाहिना हाथ भी बन सकता है। अपनी सोच में खोया हुआ वह खुद से हंसता है, जबकि वह जेल के बगीचे की देखभाल कर रहा होता है। जब नामिन अपने खेती के औजार को लापरवाही से घुमाता है, तो वह गलती से एक गुजरते कैदी के चेहरे पर मिट्टी फेंक देता है। ये समझते ही कि उसने किसे मारा है, नामिन ठिठक जाता है। ये वही आदमी है जो गनमिन के शरीर के पास दिखाई दिया था, जो साफ सुथरा रहने की स्पष्ट नापसंदगी रखता है। अब जब उसके चेहरे पर मिट्टी लगी है, वह आदमी जूयोंग के पहले के शब्दों को याद करता है, जिसमें उसे गंदा कहा गया था। यह याद उसकी क्रोध को फिर से भड़काती है और हमें पता चलता है कि यह आदमी वास्तव में नामिन का पूर्व सेल लीडर था, एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति। नामिन जल्दी से माफी मांगता है, कहता है कि उसने वहां कैदी को नहीं देखा था, लेकिन वह आदमी गुस्से में पूछता है कि क्या नामिन अपनी बनाई गंदगी को साफ करने की योजना बना रहा है। डर से कांपते हुए नामिन इसे साफ करने का वादा करता है, जिससे पाठक को पता चलता है कि ये आदमी सफाई के प्रति जुनूनी है, पागलपन की हद तक। आदमी अपनी जेब से कीटनाशक का एक कैन निकालता है और उसे सीधे नामिन के चेहरे पर छिड़कता है। नामिन घुटनों के बल गिर जाता है, उसकी आंखें दर्द से जल रही हैं। हाँ ने
और एक आदमी बताता है कि वह अपनी मर्जी से नाममैन को कुछ पूछने के लिए आया था। आदमी जुयंग का कैदी नंबर 7199 दोहराता है, कहता है कि वह उस लड़के की तलाश कर रहा है जो नममैन के साथ सेल साझा करता है। नममैन को एहसास होता है कि यह वास्तव में जुयंग का नंबर है और पागल आदमी समझाता है कि वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रहा है उसने उसे गंदा कहने की हिम्मत की थी। आदमी स्पष्ट रूप से परेशान है, जोर देकर कहता है कि वह साफ रहने के लिए कड़ी मेहनत करता है और वह मांग करता है कि वे जुयंग को खोजने के लिए साथ चले। जैसे ही पागल व्यक्ति बड़बड़ाता है, नममैन उस व्यक्ति के दाहिने तरफ एक टैटू देखता है। ये वही टैटू है जिसे जुयंग ढूंढ रहा था, लाल फूल वाला ड्रैगन। दृश्य कटकर एक अन्य स्थान पर जाता है जहां जुयंग अपनी कोठरी में कसरत कर रहा है। अपनी खोज में असफल जुयंग को एक हाथ से पुशअप्स करते हुए देखा जाता है। उसका ध्यान केवल ड्रैगन टैटू वाले लोगों को खोजने पर केंद्रित है। तभी नाममैन उसके पास आता है, उसके अकेले समय में खलल डालता है और बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है। जुयंग जवाब देने से पहले नाममैन अचानक उसे एक जूस ऑफर करता है। जुयंग जूस स्वीकार करता है, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वह नाममैन से पूछता है कि उसे कीटनाशक कहां से मिला। फिर हम नममैन के अतीत में जाते हैं, उसे एक सेल में दिखाते हुए जहां वह एक अन्य कैदी को पकड़े हुए है जिसके मुंह में एक कीप जबरदस्ती डाली गई है। नममैन का पूर्व सेल लीडर, वही पागल आदमी, एक उन्माद में दिखाई देता है, चिल्लाते हुए कि सेलमेट के गंदे मुंह ने उसे गंदा कर दिया है। एक ब्लीच की बोतल पकड़े हुए पागल आदमी बंधे हुए कैदी के पास आता है, कीप में तरल डालने की तैयारी करते हुए दावा करता है कि वह बस उसे साफ कर रहा है। जैसे ही वह ऐसा करता है, कैदी बेहोश हो जाता है, लेकिन बेहोश शरीर की चिंता करने के बजाय पागल व्यक्ति फर्श पर गंदगी को लेकर और भी अधिक उन्मत्त हो जाता है। नममैन की पूर्व कोठरी एक जीवित नरक थी जिसे एक वास्तव में अनियंत्रित राक्षस द्वारा शासित किया गया था। वर्तमान में जुयंग नममैन से कीटनाशक के बारे में पूछताछ जारी रखता है। नाममैन फिर से झूठ बोलता है, लेकिन उसके सेलमेट्स जो उसकी झूठ बोलने की आदत जानते हैं उस पर शक करने लगते हैं और उससे और सवाल पूछते हैं। ये समझते हुए कि सेल लीडर को जहर देने से उसे गंभीर परेशानी हो सकती है, नाममैन चिंतित होने लगता है। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जुयंग पेय को पकड़ता है और एक ही बार में पी जाता है। आराम से टिप्पणी करता है कि जूस स्वादिष्ट था और नाममैन को धन्यवाद देता है। फिर जुयंग सभी को सूचित करता है कि अगले दिन एक समूह सफाई सत्र होगा, उनसे तैयारी करने के लिए कहता है और पिछले विषय को पूरी तरह से अनदेखा करता है। जुयंग के दृष्टिकोण से ये एक परीक्षण था, ये देखने के लिए कि क्या नाममैन वास्तव में उसे पेय पेश करेगा। जैसे जैसे दिन बीतता है, हम रात में जुयंग को उस ड्रैगन टैटू का स्केच बनाते हुए देखते हैं जिसे वह एक नोटबुक में खोज रहा है। नममैन इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके पास जाता है और पूछता है कि वह क्या बना रहा है। उसके और करीब जाने की कोशिश करता है। जुयंग सब कुछ समझाता है और नममैन ये योजना बनाना शुरू करता है कि जुयंग को बिना शक के कैसे सच में जहर दिया जाए। अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद जुयंग पूछता है कि क्या नाममैन के पास कोई सवाल है। इस पर नाममैन जवाब देता है कि जुयंग उस पर क्यों भरोसा करता है। वह जुयंग से कहता है कि उसे आमतौर पर ऐसे लोगों पर संदेह करना चाहिए क्योंकि दूसरों पर बिना सोचे समझे भरोसा करने से केवल समस्याएं ही होंगी। ये महसूस करते हुए कि उसने क्या कहा, नाममैन ये सवाल करने लगता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, जैसे वह अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन शांतिपूर्वक जुयंग जवाब देता है, ये कहते हुए कि जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देने में सक्षम है वह वास्तव में काफी चतुर है और ऐसा चतुर व्यक्ति ऐसे मूर्खतापूर्ण झूठ के साथ उसका दुश्मन नहीं बनेगा। फिर जुयंग खड़ा होता है और नममैन से कहता है कि वह लाइट्स बंद करने जा रहा है और सोने का समय हो गया है। अगले दिन 2 गार्ड्स को न्याय मंत्रालय द्वारा होने वाली आगामी नियमित जांच के बारे में चर्चा करते हुए देखा जाता है। वे कैदियों को आदेश देते हैं कि वे दौरे से पहले सब कुछ अच्छी तरह से साफ करें। कैदियों को गलियारों में झाड़ू के साथ देखा जा सकता है, वे फर्श को रगड़ रहे हैं और अपनी कोठरियों की सफाई कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद नाममैन का पूर्व सेल लीडर उससे सामना करता है, ये मांग करते हुए कि वह जुयंग को कीटनाशक से कीटाणु रहित करे, उसे किए गए वादे की याद दिलाता है। एक खतरनाक नजर के साथ वो पूछता है कि क्या नाममैन पीछे हट रहा है, लेकिन सीधे जवाब देने के बजाय नाममैन झूठ बोलता है। कहता है कि जुयंग को घटना के बारे में बहुत अपराध बोध महसूस हुआ। वह टकराव से बचने के लिए और झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन पागल आदमी जो नाममैन की प्रतिष्ठा से वाकिफ है धोखा नहीं खाता। वह नाममैन को उसकी बेईमानी के लिए सजा देने का फैसला करता है और उसके पेट में मुक्का मारता है। अब पूरी तरह से उन्मत्त हो चुका आदमी बार बार जुयंग का कैदी नंबर दोहराता रहता है, कहता है कि वह उसे माफ नहीं कर सकता। जैसे ही वह नाममैन पर हमला जारी रखता है, वह उसके सिर को यूरिनल में धकेलता है, अपने पैर से दबाता है। यह तय करता है कि वह नाममैन और जुयंग दोनों को खुद साफ करेगा। वह ब्लीच की एक बोतल खोलता है और यूरिनल को फ्लश करता है। नाममैन को डुबाने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय जब नाममैन बेहोश होने वाला होता है, जुयंग आता है और पागल आदमी का सामना करता है। पागल आदमी जुयंग की ओर मुड़ता है और लड़के को उसे गंदा और मैला कहते हुए सुनता है। नममैन आधा डूबा हुआ और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने सेल लीडर की ओर देखता है, पूछता है कि उसे आने में इतना समय क्यों लगा, ये संकेत देते हुए कि यह सब एक जाल का हिस्सा था। पहले की सफाई के दौरान नममैन ने जुयंग को बताया था कि किसी ने उसे धमकी दी थी, ये मांग करते हुए कि वह जुयंग को कीटनाशक से जहर दे। लेकिन इस दुनिया में एक आदमी के रूप में जन्म लेने के कारण नममैन ने स्वीकार किया कि वह एक दोस्त के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता और ऐसी धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। नाममैन ने कीटनाशक की बोतल खाली कर दी थी और उसे फेंक दिया था, ये जानते हुए कि उसे अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। उसने यह भी खुलासा किया कि जिन लोगों के पास ड्रैगन टैटू था उनमें से एक वही व्यक्ति था जिसने उसे धमकी दी थी। वर्तमान में जब बाथरूम में टकराव बढ़ता है, जुयंग अपने हाथ पर कुछ लगाता है। वह आराम से पागल आदमी के पास जाता है और अपने हाथ को उसके कपड़ों पर पोंछ देता है, जिससे वह तुरंत गुस्से में आ जाता है। पागल आदमी जुयंग को धमकियां देने लगता है, लेकिन जुयंग उसे अनदेखा करते हुए उसकी शर्ट पकड़कर उसे जोर से फर्श पर पटक देता है। फिर जुयंग पूछता है कि क्या वही वो व्यक्ति था जिसने उसके सेलमेट को धमकी दी थी, ये कहते हुए कि वो उसे मार डालेगा। ड्रैगन टैटू देखकर जुयंग को एक विकृत खुशी महसूस होती है, क्योंकि अब उसके पास उस आदमी को पीटने का कारण है, बिना किसी अपराध बोध के। कहानी बताती है कि एक बार एक होनहार मार्शल आर्ट्स स्टार था जो अपने विशेष मूव के लिए जाना जाता था, प्रतिद्वंद्वी को पेट से पकड़कर दबाना। ये मूव अजय लगता था, लेकिन ये
रहस्य प्रतिद्वंद्वी के हाथों को फंसाने में था, जिससे वे लड़ाई से बाहर निकलने के लिए टैप न कर सकें। हालांकि एक विशेष दिन के बाद इस चाल का फिर कभी उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि एक प्रतिद्वंद्वी ने पकड़ के दौरान लड़ाकू पर उल्टी कर दी। उभरता हुआ सितारा, जो गंदा खेलने के लिए जाना जाता था, ने एक भयानक मानसिक कमजोरी विकसित कर ली, जिसे कीटाणुओं का डर या माइसोफोबिया कहा जाता है। बाथरूम की लड़ाई में लौटते हुए जू यंग अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करना जारी रखता है, स्वर्गीय ड्रैगन के बारे में जानकारी की मांग करता है। लेकिन पागल व्यक्ति केवल बाथरूम के फर्श पर कीटाणुओं के बारे में सोच सकता है, चिल्लाते हुए कि उसकी त्वचा इसके कारण सड़ रही है। वो गुस्से में जू यंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जू यंग आसानी से उसके हमलों को रोक देता है। पागल व्यक्ति जू यंग के कैदी नंबर को फिर से दोहराता है, उसे मारने की कसम खाता है, लेकिन जू यंग उसे बताता है कि वह स्थिति को नहीं समझता। वह बाथरूम के फर्श से तरल पदार्थ से अपना हाथ गीला करता है और लड़ाकू को अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। अपना गंदा हाथ आदमी के चेहरे के पास ले जाता है। हम लड़ाके की एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें वह एक युवा व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जिसे पहले से ही सफाई के बारे में कुछ मजबूरियां थी और वह बहुत पसीना आने की शिकायत कर रहा था। वो खुद को साफ करने के लिए शॉवर लेने के इरादे से अपना लॉकर खोलता है, लेकिन उसके लिए यह सदमे की बात होती है कि किसी ने पहले से ही लॉकर को जाल के रूप में कचरे से भर दिया था। जैसे ही कचरा बाहर गिरता है, वह फाइटर जिसे उसने पहले रिंग में उल्टी करवाई थी, उसके पीछे दिखाई देता है। यह आदमी हिसाब चुकाने आया था, ये कहते हुए कि रिंग में जो हुआ उसके कारण उसे दूसरों द्वारा मजाक उड़ाया गया था। वह कचरे से एक कागज का टुकड़ा उठाता है, फाइटर को मानव कचरा कहता है और उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने एक बड़ी गलती कर दी, जैसे जू यंग को एहसास हुआ जब उसने आदमी के मुंह में अपना हाथ डालने की कोशिश की। जो कोई भी इस आदमी को गंदा छोड़ता है, उसे सबसे बुरी किस्मत का सामना करना पड़ता है। फाइटर जल्दी से स्थिति पर नियंत्रण पा लेता है, जू यंग को उसकी पीठ पर पलटकर उसे नीचे दबा देता है। उसकी आंखों में गुस्सा भरा होता है। जैसे ही पागल आदमी अपनी पकड़ कसता है, जू यंग के अंगों को अपनी तकनीक से कुचलने की धमकी देता है। जू यंग का मन उसके बचपन की ओर चला जाता है, याद करता है कि उसके पिता उसे कभी गले नहीं लगाते थे। लेकिन जब उसने उसे पीटने का फैसला किया, तो वो उसे इतनी ताकत से पकड़ता कि उसके शरीर की हर हड्डी टूट जाए। ये दर्दनाक यादें जू यंग के संकल्प को मजबूत करती हैं, जिससे वह अपना संतुलन वापस पा लेता है। वो पागल आदमी के हाथ पकड़ता है और उसे फिर से जमीन पर गिरा देता है। न अब नियंत्रण में, जू यंग पागल आदमी से कहता है कि वह जमीन पर लड़ने का आदी है, जैसे वह खुद को राहत देने का आदी है। वह पागल आदमी की पसलियों पर दोनों तरफ जोरदार वार करता है और फिर पूरी ताकत से उसके हाथों को मरोड़ता है। जू यंग उसे चिढ़ाते हुए पूछता है कि क्या उसे पहले उसकी बाहें तोड़नी चाहिए या उसकी रीढ़। पागल व्यक्ति दर्द से तड़पते हुए आत्मसमर्पण करने की कोशिश करता है, जिससे जू यंग भ्रमित हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी को लड़ाई छोड़ते नहीं देखा था। लड़ाई खत्म होने के बाद पागल व्यक्ति को उसके मुंह में एक कीप के साथ बांध दिया जाता है। वह बेताबी से चिल्लाने की कोशिश करता है। नामिन जू यंग को बताता है कि पागल व्यक्ति अभी भी प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहा है। दोनों सवाल करते हैं कि कोई उनके जैसा होते हुए भी इतना समझ से बाहर कैसे हो सकता है। उनकी वर्तमान रणनीति विफल होने पर नामिन सुझाव देते हैं कि उनके पास पागल आदमी के मुंह में लगे फनल में पेशाब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जू यंग ऐसा करने की तैयारी करता है, शिकायत करते हुए कि सभी संभावित तरीकों में से यह सबसे चौंकाने वाला है। पागल आदमी फर्श पर तड़पता है जब नामिन उसे फनल के माध्यम से नींबू का रस पीने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। जू यंग जोर से सोचता है कि इसका स्वाद कैसा होगा, जो अंततः पागल आदमी को प्रतिरोध करना बंद कर देता है। फिर जू यंग अपने सवालों को फिर से पूछता है, स्वर्गीय ड्रैगन संगठन के बारे में सब कुछ जानने की मांग करता है, जो पागल आदमी उसे बता सकता है। पागल आदमी बोलना शुरू करता है, उस पल को याद करते हुए जब उसे एक महिला से टैटू मिला था। जब वह काम कर रही थी, उसने कहा कि रेड फ्लावर ड्रैगन जैसी बड़ी संगठन उसे कैसे स्वीकार करेगी। काले कपड़े पहने और लंबे बालों वाली महिला ने समझाया कि जहां ड्रैगन शक्ति और ताकत का प्रतीक है, वहीं फूल जीवन और जीवंतता का प्रतीक है। उसने उसे बताया कि संगठन ऐसे बीजों की तलाश कर रहा था जो अगली पीढ़ी में विकसित होंगे, उसके जैसे लोग। लेकिन चाहे फूल कितना भी खूबसूरती से खिले, अंततः वह मुरझा जाएगा और जमीन पर गिरकर मर जाएगा। ये नवागंतुक उस संभावनाओं से भरे थे जो वयस्कों में अब नहीं थी। पर्यावरण और जिन अनुभवों से वे गुजरे, उनके आधार पर वे अत्यधिक बढ़ सकते थे। संगठन का उद्देश्य इन प्रतिभाओं को अपने बगीचे में विकसित करना था। जो ऐसा करते, वे स्वर्गीय ड्रैगन के फूलों की तरह खूबसूरती से खिलते। जैसे ही वह गिरोह की भर्ती के बारे में थोड़ा बताता है, हम बाथरूम की पूछताछ पर लौटते हैं। पागल आदमी फिर स्वीकार करता है कि वह सिर्फ एक निम्न स्तरीय सदस्य है और इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं जानता। छोड़ने की गुहार लगाता है। जू यंग को एहसास होता है कि उसके पिता ने जानबूझकर उसके लिए एक हिंसक माहौल बनाया था, ताकि वह तेजी से विकसित हो सके। उसके विचारों को बाधित करते हुए पागल व्यक्ति पूछता है कि जू यंग संगठन के बारे में इतना जिज्ञासु क्यों है, ये सोचते हुए कि क्या वह उनमें शामिल होने में रुचि रखता है। पागल व्यक्ति अनुमान लगाता है कि जू यंग शामिल होना चाहता है और यहाँ तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से संगठन में सिफारिश करने की पेशकश करता है, जिससे जू यंग तुरंत नाराज हो जाता है। जू यंग कैदी की गर्दन पकड़ लेता है, जिससे वे आदमी अचानक हमले से हैरान और भ्रमित हो जाता है। पागल आदमी घबराहट में जोर देता है कि उसने जू यंग को सब कुछ बता दिया है जो वह जानता है, लेकिन जू यंग गुस्से से भरा हुआ उसे बेहोश कर देता है। उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर जू यंग आदमी के चेहरे पर घूंसा मारने की तैयारी करता है, अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाता और एक जोरदार प्रहार करता है। थोड़ी देर बाद हम कैदियों को फिर से बाथरूम साफ करते हुए देखते हैं, जिसमें जू यंग फर्श पर एक जिद्दी दाग के बारे में शिकायत कर रहा है। वो कुछ ब्लीच लाने पर विचार करता है, लेकिन गू नामिन हाथ में एक बोतल लेकर आता है, उसे जू यंग को पेश करता है, जो पूछता है कि क्या नामिन ने अपना दिमाग खो दिया है। नामिन सवाल को नजरअंदाज करता है और जू यंग उसे धन्यवाद देता है, ये टिप्पणी करते हुए कि अब जब उन्होंने ताक से निपट लिया है तो वह आखिरकार शांति से सो सकता है। जू यंग उसे सुधारता है, कहता है कि ताक अभी भी जीवित है और नामिन से उसके पुराने सेल में ब्लीच से प्रताड़ित होने के बारे में पूछने का अवसर लेता है। आमतौर पर जो लोग एक फनल के माध्यम से ब्लीच निगलते हैं, वे जीवित नहीं रहते। फिर भी नामिन वहां बिल्कुल ठीक खड़ा है। नमिन बताते हैं कि जो लोग ऐसे हमले का शिकार होते हैं, वे आमतौर पर उस पदार्थ के कारण मुंह से झाग छोड़ते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आई
पूर्व सेल लीडर, उसने ब्लीच की जगह साबुन वाला पानी बदल दिया था। गु नामिन अतीत को याद करते हुए स्वीकार करते हैं कि वास्तव में उनके साथ कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने पूरी कहानी गढ़ी थी ताकि गार्ड्स को रिपोर्ट कर सकें और सेल ट्रांसफर की व्यवस्था कर सकें। सब कुछ पहले से तैयार कर लिया था। वो उस पागल व्यक्ति के गुस्से को याद करते हैं जब उसने धोखे का पता लगाया, इसे भयानक बताया। जुयंग धन्यवाद में रुचि न रखते हुए नामिन से कहता है कि उसे आभारी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही उसे संगठन के टैटू वाले व्यक्ति को खोजने में मदद की है। बातचीत जारी रखते हुए नामिन पूछता है कि जुयंग इतने डरावने गिरोह का पीछा क्यों कर रहा है। जुयंग जवाब देता है कि वह उनमें से हर एक को मारने की योजना बना रहा है। वो बताता है कि उसने पहले ही 2 सदस्यों को हटा दिया है और बाकी को खोजने के करीब है। नामिन फिर उल्लेख करता है कि जेल में कई लोग टैटू के साथ हैं। दोनों इस पर चर्चा करने लगते हैं कि क्या सदस्यों में कोई सामान्य विशेषता हो सकती है। सुराग जोड़ने की कोशिश करते हुए वे महसूस करने लगते हैं कि अब तक मिले सभी सदस्य सेल लीडर भी थे। जुयंग को याद आता है कि कुछ दिनों में सभी सेल लीडरों के लिए एक निर्धारित बैठक है, जिसे वन डे असेंबली कहा जाता है। नामिन जुयंग के अनजान होने पर आश्चर्यचकित होकर विवरण समझाता है। हर तिमाही में सेल लीडर एक कमरे में इकट्ठा होते हैं ताकि गठबंधनों को मजबूत किया जा सके, जिसे जेल प्रशासन द्वारा आधिकारिक रूप से एक वैध कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी जाती है। लेकिन वास्तव में यह बैठक जेल में क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए एक मुखौटा है, एक प्रकार का अवैध कार्टेल जहां सभी प्रकार के अवैध सौदे किए जाते हैं। नामिन जुयंग को चेतावनी देता है कि अगर वह वहां जाने की योजना बना रहा है जहां उसके सभी संभावित दुश्मन इकट्ठा होंगे, तो उसे बेहद सावधान रहना होगा। वह जुयंग को कुछ याद दिलाता है जो वह भूल गया लगता है। देश भर से किशोर अपराधियों को विशेष रूप से इस जेल में लाया जाता है। उनमें से एक व्यक्ति है जो बाकी सभी से अधिक खतरनाक है। नाम बताए बिना नामिन जुयंग को सलाह देता है कि वह खुद पर ज्यादा ध्यान न खींचे। जैसे ही नामिन बात खत्म करता है, हम देखते हैं कि एक फावड़ा उस कमरे के प्रवेश द्वार पर रखा है जहां जल्द ही बैठक होने वाली है। बैठक के बहुप्रतीक्षित दिन के आने पर सभी लोग निर्दिष्ट कमरे में इकट्ठा होने लगते हैं और हम स्वर्गीय ड्रैगन संगठन के कुछ सदस्यों को देखते हैं। वे चर्चा करते हैं कि कई सदस्य पराजित हो गए हैं, इसे जुयंग नामक किसी व्यक्ति को श्रेय देते हुए। कहानी कई पात्रों को पैनल दर पैनल पेश करती है बिना उनके नाम बताए, जब तक कोई दरवाजा खोलकर बाधा नहीं डालता। एक व्यक्ति प्रवेश करता है जो पहले प्रवेश द्वार पर देखे गए फावड़े को अपने बाएं हाथ में पकड़ता है। नया आगंतुक पूछता है कि क्या वास्तव में उन सभी को ढूंढना इतना आसान था। अपने नंगे हाथों से फावड़े को आधा तोड़ते हुए वो शिकायत करता है कि उन्हें ढूंढने में उसे कितनी परेशानी हुई। अब लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार है। वह कमरे का निरीक्षण करता है। संगठन के एक सदस्य पर हमला करने का निर्णय लेते हुए पूछता है कि ये आदमी यहाँ क्यों था। वह फावड़े के टूटे हुए सिरे को आदमी की गर्दन की ओर इशारा करता है। हिरासत केंद्र के आंगन में हम कुछ कैदियों को फावड़े के साथ काम करते हुए देखते हैं, जिनमें जुयंग और उसके साथी कैदी मी क्यूंग और गु नामिन शामिल हैं। नेताओं की बैठक शुरू होने से कुछ क्षण पहले वे काम करते हुए इस मामले पर चर्चा करते हैं। नामिन मिक्यूंग से अपने नेता को कुछ प्रोत्साहन भरे शब्द कहने के लिए कहता है, भले ही मिक्यूंग को यह नहीं पता कि नेताओं की बैठक किस बारे में है। जुयंग समझाता है कि यह जेल में एक बैठक बिंदु है जो सीधे वार्डन द्वारा अनुमोदित अपराधियों के लिए है। यह अवैध बातचीत और जानकारी के आदान प्रदान के लिए जाना जाता है। नामिन के अनुरोध पर मी क्यूंग जो यंग को एक अच्छी बैठक की शुभकामनाएं देता है, जो नामिन को चिढ़ाता है। नामिन उसे सुधारता है, एक अच्छी बैठक से पहले सावधान रहने के लिए कहता है, जो उनके बीच एक छोटे से दोस्ताना पल को दर्शाता है। नामिन एक बार फिर जुयंग को चेतावनी देते हैं कि बैठक में कोई परेशानी न खड़ी करें, ताकि एक कमरे में सभी का ध्यान न खींचे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बैठक के दृश्य में लौटते हुए और जुयंग की प्रगति के साथ जुयंग एक गिरोह के सदस्य की आंखों में आंखें डालते हैं, धमकी देते हैं कि वह टूटे हुए हैंडल को उसकी गर्दन में घुसा देंगे, ये घोषणा करते हुए कि वह संगठन के सभी बीजों को नष्ट कर देंगे। उसका प्रतिद्वंद्वी अपनी रक्षा करने के बजाय जवाबी हमला नहीं करने का चुनाव करता है, भले ही उसकी जान का खतरा हो। जुयंग उससे लड़ने की मांग करता है और उसे उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी मना कर देता है और उसे धन्यवाद देता है। स्थिति से कोई डर नहीं दिखाता। ये जुयंग को भ्रमित करता है और आदमी समझाता है कि एक सेल लीडर व्यवस्था बनाए रखने के बहाने हिंसा का उपयोग कर सकता है। वह जुयंग से कहता है कि वह इस तरह से व्यवहार कर रहा है क्योंकि उस नियम के कारण, लेकिन उसने इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छोड़ दिया है। वह समझाता है कि हाल की लड़ाइयों में जो जुयंग ने 3 पराजित सेल नेताओं के साथ की थी, उसके कार्यों के लिए उसके पास संभवतः उचित कारण थे, और इस अवधारणा को आमतौर पर संगठन द्वारा औचित्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। आदमी अंततः समझाता है कि जो यंग के साथ बिना किसी लाभ या कारण के लड़ाई में शामिल होना उस प्रयास के लायक नहीं होगा जैसा जो यंग चाहता था। हालांकि वह चेतावनी देता है कि अगर जुयंग लड़ाई पर जोर देता है और जेल के क्रम को बाधित करता है, तो उनके आसपास के अन्य सेल नेता उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। चेहरे पर मुस्कान के साथ वह पूछता है कि यह सब जानने के बाद भी क्या जुयंग उसे छुरा घोंपने के लिए तैयार है। यह जुयंग को अपनी प्रारंभिक रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। भले ही यह लापरवाह था, लेकिन अब जो जानकारी उसने सुनी थी उसकी पुष्टि करना एक अच्छा विचार लग रहा था। वह आदमी खड़ा होता है, उसके हाथ अभी भी उसकी जेब में होते हैं, और पूछता है कि क्या जुयंग उस बेढंगे नाटक से समाप्त हो गया है। वह कहता है कि जुयंग ने कभी वास्तव में उसे मारने का इरादा नहीं किया था, जैसे कि वह जुयंग के दिमाग के अंदर रहा हो। ये सब जानते हुए कि वह क्या करने की योजना बना रहा था। जुयंग की ओर पीठ करके वह उसके कार्यों से निष्कर्ष निकालता है कि लड़का स्वर्गीय ड्रैगन के प्रति शत्रुतापूर्ण लगता है। फिर वह पूछता है कि क्या जुयंग वास्तव में अपनी सही जगह नहीं जानता, उसे दयनीय कहते हुए। जुयंग के तनावपूर्ण प्रवेश के बाद बैठक अंततः एक कैदी द्वारा शुरू की जाती है, जो कुछ व्यक्तियों की अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त करता है। वह उन 3 कैदियों का उल्लेख करता है जिन्हें पहले जुयंग द्वारा गंभीर चोटों के कारण हराया गया था। संगठन के एक सदस्य जो माला पकड़े हुए हैं, उद्घोषक के साथ स्थिति पर शोक व्यक्त करते हैं। उद्घोषक आगे कहते हैं कि इस सब का कारण कोई व्यक्ति था जिसका नाम छा जुयंग है, जिसे अब औपचारिक रूप से सेल 36 के नए नेता के रूप में पेश किया गया है। हर कोई उस पर टिप्पणी करता है कि वह अफवाहों वाला व्यक्ति है और है
ये जानने के लिए उत्सुक है कि वह किस गिरोह से संबंधित है। जो यूनचा को एहसास होता है कि वहाँ लगभग 15 सेल लीडर इकट्ठा हैं, जिनके पास पहली नजर में स्वर्गीय ड्रैगन टैटू नहीं है सिवाय एक व्यक्ति के। नए नेता के रूप में चश्मा पहने लड़का पूछता है कि क्या नायक के पास कुछ कहने के लिए है। फिर वह सोचता है, लेकिन जवाब में पूछता है कि क्या सेल लीडर होने में वास्तव में कुछ खास है। वैसे भी लड़का कहता है कि वह इसके लिए उत्सुक है, लेकिन स्पष्ट रूप से पहले ही अपने साथियों के बीच असुविधा पैदा कर देता है। दूसरे विषय पर आगे बढ़ते हुए, जो कि जेल के अंदर सेल लीडर्स द्वारा संचालित आय के स्रोतों के बारे में है, जिन्हें स्टोर्स भी कहा जाता है। इन दुकानों से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा निदेशक को जा रहा है, लेकिन वहाँ किसी ने इस सेमेस्टर के लिए श्रद्धांजलि का हिस्सा नहीं दिया था, जो कि डो वॉन पार्क के जुए के अड्डे का है। लेकिन इसके बारे में गैंगस्टर गलती के लिए माफी मांगता है और पुष्टि करता है, कहता है कि वह दिन के अंत तक डिलीवरी सुनिश्चित करेगा। वैसे एक और लड़का उस अजीब अफवाह को याद करता है जो इलाके में फैल रही थी। इस अफवाह में कहा गया था कि डेन में सभी उच्च दाम जुआ खेल, जो विश्वास पर आधारित होने चाहिए थे, वास्तव में एक बड़ा धोखा थे। डो वॉन पार्क ने जवाब दिया कि वह ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई जानता था कि पकड़े जाने वालों के साथ क्या होता है, और अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए अगर उन्होंने पाया कि उनके डेन में धोखा था, तो गैंगस्टर ने वहां किसी को भी उन्हें खत्म करने की अनुमति दी। तो बैठक सिगरेट के वितरण जैसे विषयों के साथ जारी रही और रात हो गई। एक मैकेनिक की दुकान में कोई जोर से बोलने लगा, विनती करते हुए। उसने उनसे रुकने के लिए कहा, ये कहते हुए कि वह पहले ही काफी सह चुका है। वह उनसे इसे जारी न रखने की विनती करता है, पूरी तरह से निराश होकर। फिर वह युवक सट्टा लगा रहा था और अभी अभी किसी से हार गया था, जिसके पास बहुत खराब हाथ था। अगर वह जारी रखता तो वह निश्चित रूप से पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। लेकिन फिर भी ये सट्टेबाजी का अड्डा है। ये जगह एक कार्यशाला भी है, जो एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करती है, और ग्यून हो नए ग्राहकों का स्वागत करता है। वहाँ खेलों को पारंपरिक कैसीनो की तुलना में सरल कहा जाता है। जैसे कि प्रत्येक टेबल पर अलग अलग प्रकार का खेल होता है। वह शुरुआत के लिए पासे का खेल सुझाता है और दावा करता है कि यह बहुत मजेदार होगा। फिर पीछे का ग्राहक पूछता है कि क्या यह सच है और क्या उसे केवल एक ही राउंड खेलना चाहिए, ये सोचते हुए कि देरी करने से मजा खराब हो जाएगा। डो वॉन पार्क ने पहले कहा था कि अगर वे बिना कारण उसे गिराने की कोशिश करेंगे तो केवल वही चोटिल होगा। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि विपरीत स्थिति में जब हाथ में एक सिद्ध औचित्य हो तो सब कुछ अलग होगा। तो चाहे उसे पीट कर या गैंगस्टर की जीवन रेखा काट कर नायक फर्श पर पासा तोड़ देता है, सोचते हुए कि वह जो चाहे कर सकेगा। ग्यून हो हताश हो जाता है, लेकिन नायक उससे बस देखने के लिए कहता है, खासकर क्योंकि उस पासे के अंदर एक चुंबक था जिसने कैसीनो में धोखाधड़ी की अफवाह को साबित कर दिया। एक किशोर सुधार गृह सख्त प्रबंधन और निगरानी के तहत युवा अपराधियों को सुधारने के लक्ष्य के साथ संचालित होता है। कम से कम बाहर के लोग यही जानते हैं। खोन चांग स्योक, जो किशोर सुधार गृह के 26वें निदेशक हैं, वहां काम करने के बाद उस जगह को अपराध का अड्डा बना दिया। जेल के अंदर लाभ के स्रोत हैं, जो मुख्य रूप से नेतृत्व की स्थिति में कैदियों द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें आमतौर पर स्टोर्स कहा जाता है। इन ऑपरेशनों से होने वाले कुछ मुनाफे निदेशक को दिए जाते हैं, और बदले में जो कैदी नेताओं के लिए बचता है वह लाभ और स्वतंत्रताएं हैं, जिनके बारे में आम कैदी कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। वास्तव में कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि एक आपराधिक गिरोह एक किशोर सुधार गृह के अंदर बनाया जा रहा था। लेकिन यह उन दुकानों में से एक है जिसका नाम है बेटिंग डेन, जिसका नेतृत्व डो वॉन पार्क कर रहे हैं। इस स्टोर के अंदर एक आदमी महसूस करता है कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और अब उसे नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि उसकी सारी पैसे खत्म हो गए हैं। इतनी निराशा में वह युवा आदमी केवल एक और राउंड पर दाम लगाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन उससे पहले डो वॉन पार्क आता है और कहता है कि उसके पास एक तरीका है। वह तरीका है लड़के को पैसे उधार देना, जाहिर है उसके हस्ताक्षरित दस्तावेज के साथ गारंटी के रूप में। तुरंत ही उस युवा ने बॉस से कहा कि वह जहन्नुम में जाए और उससे पंगा न ले, लेकिन इनकार करने के बजाय उसने स्वीकार कर लिया, केवल यह पूछते हुए कि डो वॉन पार्क ने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा, जैसे एक सच्चा लती। वर्तमान स्थिति में वापस आते हुए नायक ने पासे के अंदर चुंबक के मुद्दे को उठाया, और अगर ये सच है तो ये कैसीनो में धोखाधड़ी का स्पष्ट संकेत था। गियुन हो ठंडा पसीना बहाने लगता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा है। फिर नामेंग हो फिर से पासा उठाता है और सभी को बताता है कि यह परिणामों की हेरफेर है। जब हर कोई इस मामले पर सवाल उठाने लगता है तो एक हलचल शुरू हो जाती है, लेकिन नायक पूछता है कि क्या वह गलत है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट हो जाता है कि सहायक चुंबक से पासे को नियंत्रित करता है और फिर तय करता है कि कौन सा नंबर आएगा। हालांकि गियुन हो आरोपों का जवाब बस ये कहकर देता है कि वे गलत हैं। शांतिपूर्वक वह समझाता है कि वह गेंद जो चुंबक के साथ भ्रमित होती है, पासे के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को स्थिर करने के लिए उपयोग की जाती है। ये मूल रूप से एक वजन है, और हाथ में एक असली चुंबक रखते हुए युवा व्यक्ति नायक को इसे परखने का प्रस्ताव देता है। और जैसा उसने कहा, अगर यह वास्तव में एक चुंबक होता तो वह छोटा पैर जमीन पर नहीं गिरता, बल्कि यह उन अन्य धातु की वस्तुओं की तरह चिपक जाता जो उसने उदाहरण के लिए रखी थी। ऐसी व्याख्या के साथ सभी जो सवाल कर रहे थे नायक का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर चेहरे पर मुस्कान के साथ ग्युन हो बस लड़के को एक और राउंड ऑफर करता है, और डो वॉन पार्क जो वहां से गुजर रहा है नए ग्राहक पर अधिक ध्यान देने लगता है जो उसे बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है। कुछ समय बाद ग्युन हो टिप्पणी करता है कि यह वास्तव में काफी तेज था, क्योंकि कुछ ही मिनटों में नायक ने सब कुछ खो दिया था। जो युंग को यह भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसके जीतने की संभावना लगभग 50% है, और यह उसे सोचने पर मजबूर करता है कि शायद वह सिर्फ बदकिस्मत है। ग्युन हो जल्दी से पूछता है कि क्या लड़के के पास और कुछ नहीं है दांव पर लगाने के लिए, लेकिन नायक अपनी एक और चीज खेलता है, इस बात की परवाह किए बिना कि वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। और अचानक एक और व्यक्ति चिल्लाता है कि वहां सब कुछ एक बड़ा धोखा है, और हाथ में पेचकस लेकर वह दूसरों को धमकाता है, कहता है कि वह इतना मूर्ख नहीं है कि उसे बेवकूफ बनाया जा सके। जाहिर है नेता उसके पीछे जाता है, जबकि लड़का चिल्लाता रहता है कि उसे उसका खोया हुआ पैसा वापस दे। यही कारण है कि डो वॉन पार्क उसका हाथ पकड़ता है, याद करते हुए कि वह जीतते समय
उसने दीवार के खिलाफ अपना सिर टिका दिया और कहा, ये विडंबना है कि केवल हारने पर ही शिकायतें उठती हैं। डोवन पार्क फिर से पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई सबूत है कि कोई धोखाधड़ी है। लड़का बदले में समझाने की कोशिश करता है कि संभावना अजीब लगती है लेकिन ठोस सबूत की कमी है। डोवन पार्क चेतावनी देते हैं कि अगर वह हंगामा करता रहा तो यह समस्या बन जाएगी, खासकर क्योंकि इससे अन्य ग्राहकों पर असर पड़ सकता है। वैसे भी गैंगस्टर अपने किए के लिए माफी मांगता है, कहता है कि यह केवल सुरक्षा कारणों के लिए था और फिर आत्मविश्वास से वह सभी को अपने खेल का आनंद लेने देता है, जिससे कुछ कैदी फिर से अड्डे से सहमत होते हैं और जो कोई सवाल करता है उसे मूर्ख कहते हैं। आखिरकार अगर वह हारने से नाराज था तो वह इसे बेहतर बनकर हल कर सकता था। कुछ समय बाद एक निजी स्थान पर मुख्य समूह इकट्ठा होता है और नम इनगू पूछते हैं कि जो योंग ने कैसीनो में कैसा किया। दुर्भाग्यवश नायक खुलासा करता है कि सारा पैसा चला गया है और अंत में वह कोई सबूत नहीं ढूंढ सका। हालांकि उसने अपने सहयोगियों से भी वही पूछा और फिर दोनों अपने कपड़ों के अंदर से कुछ निकालने लगते हैं। नम इनगू दिखाते हैं कि उन्होंने 2 कार्ड चुराए, जैसा कि उन्होंने योजना बनाई थी। सच्चाई यह है कि जो योंग ने बहुत अच्छा अभिनय किया, उस घोटाले से सभी का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि केवल इसी कारण से वे बिना खेल के दूसरी मेज से कार्ड इतनी आसानी से चुरा सके। नम इनगू अपनी योजना पर बहुत गर्व महसूस करते हैं, जबकि नायक शर्मिंदा महसूस करता है। वैसे भी अगर वे सच में धोखा दे रहे हैं तो वे इन कार्ड्स से कुछ पता कर सकेंगे और जो योंग जांच करने से पहले ही ये मानता है कि वहां कुछ न कुछ जरूर होगा। कुछ समय बाद उस व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यशाला में एक तेज गति से चलती कार के पहियों से जोरदार आवाज सुनाई देती है और उस कार के नीचे पहले वाला लड़का अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। डोवन पार्क उसे बालों से पकड़कर वहीं रोकते हैं, फिर से पूछते हैं कि क्या उसका अड्डा एक धोखा है। उसी जैसे लोग थे जिनकी वजह से बेबुनियाद अफवाहें फैलती हैं। इसीलिए लड़के के गैंगस्टर को सीमा पार न करने के लिए चिल्लाने के बावजूद उनके बीच कुछ काफी समस्याग्रस्त होता है। उस सजा को खत्म करने के बाद कोई उनके नेता से बात करने आता है। जियून हो माफी मांगता है, लेकिन एक ग्राहक जिसका नाम जो योंग है का जिक्र करता है, जिसने उसकी मेज पर हंगामा किया। हालांकि दूसरे के विपरीत वह दावा करता है कि यह लड़के की गलती नहीं थी और इसके बारे में चिंता न करने के लिए कहता है। इसके विपरीत उसने लड़के से अपने जुआ घर के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। डोवन पार्क सोचता है कि नायक के पास उस समूह के प्रति शत्रुता दिखाने का कुछ कारण होना चाहिए जिससे वह संबंधित है। उसे वास्तव में हमले की परवाह नहीं है, लेकिन उसकी प्राथमिकता कैसीनो की भलाई है, इसलिए उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट है कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह अन्य उपाय करेगा। मुख्य समूह के कमरे में वापस नाम इनगू यह घोषणा करते हुए प्रसन्न है कि उन्होंने कुछ पाया है। हालांकि उनके सहयोगी अभी इसे नहीं देख सकते, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। वह देख सकते हैं कि धोखा उसी कार्ड के पीछे है जिसे उन्होंने चुराया था। जब वह वृत्तों के पैटर्न को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें 2 वृत्त अलग आकार के दिखाई देते हैं। तो इसलिए यह स्पष्ट रूप से एक चिह्नित कार्ड है जिसे पीछे देखकर पहचाना जा सकता है और ऐसा कुछ हाथ में होना मतलब नायक ने आखिरकार तथाकथित औचित्य ढूंढ लिया है। हालांकि उस कार वर्कशॉप में डोवन पार्क भी जो योंग से निपटने के लिए किसी और गड़बड़ी की संभावना के लिए तैयारी कर रहा था। ये किसी और दिन की तरह है। किशोर निरोध केंद्र से कैदी संख्या 2658 किम जोंग सू रिहा होता है और जैसे ही वह बाहर आता है वह आश्चर्यचकित होता है क्योंकि एक अज्ञात व्यक्ति उसे बधाई देने आता है। वह जश्न मनाने के लिए टोफू लाता है और पूछता है कि क्या लड़के ने अंदर मजे किए। फिर क्योंकि किम जोंग सू नहीं समझता, आदमी अंदर जुआ खेलने के मजे का जिक्र करता है और जब वह युवक ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसने कुछ नहीं किया हो तो गैंगस्टर वह टोफू उसके गले में ठूंस देता है। कुछ समय पहले वह एक लड़का था जो जुए में गहराई से लिप्त था और उसने बॉस का प्रस्ताव सुना था कि वह एक छोटी गारंटी के बदले पैसे उधार दे। हालांकि वह गारंटी अब उसके सामने खड़े गैंगस्टर के हाथों में थी और यह किम जोंग सू द्वारा हस्ताक्षरित अंग निकासी के लिए सहमति पत्र था। 1 मीटर 74 सेंटीमीटर लंबा और 64 किलोग्राम वजन का और न पीने वाला न ही धूम्रपान करने वाला। लड़के की सेहत काफी अच्छी लग रही थी और सबसे अच्छी बात यह थी कि उसका रक्त समूह ओ था, इसलिए वे काफी समय से उसका इंतजार कर रहे थे। किम जोंग सू, जो अभी अभी जेल से रिहा हुए थे, ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बस एक वैन के पीछे फेंक दिया गया। कुछ घंटों बाद गैंगस्टर टिप्पणी करता है कि ये युवा जीवन से भरपूर हैं और इसलिए उनके अंग इतने ताजे हैं। इसके कारण उसका व्यापार इतना बढ़ रहा है कि उसने एक नया दंत प्रत्यारोपण भी करवा लिया। ये सब उसके प्रिय डोवन पार्क की बदौलत है जो वर्तमान में जुआ घर चलाता है। लेकिन विषय बदलते हुए गैंगस्टर पूछता है कि उसका सहयोगी कब तक ये करता रहेगा। अगर वो कोई निशान छोड़ता है तो कोई उसे पकड़ सकता है और चूंकि निर्देशक बेहद चालाक है, दोष पार्क पर आएगा। फिर भी अगर वो पकड़ा भी जाता है और सबसे बुरा हाल होता है तो उसे परवाह नहीं है, क्योंकि उसकी राय में दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसे पैसे से हल नहीं किया जा सकता। वापस नायक की कोठरी में जब वे पत्र पर निशान देखते हैं तो उसे एहसास होता है कि अंतर इतना छोटा है कि यह समझ में आता है कि अभी तक किसी ने इसे नहीं खोजा है। नाम इनको पूछता है कि क्या मियोम भी सोचती है कि वह इतना अद्भुत है, क्योंकि वह खुद भी इस बात से प्रभावित है कि वह कितना अच्छा अन्वेषक है। वैसे भी अब हमारे नायक ने वह तलवार प्राप्त कर ली है जो उसके सभी दुश्मनों को काट सकती है। तो उसने स्पष्ट कर दिया कि उसी रात वे अधूरे काम को निपटाने के लिए जुआ घर जाएंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यशाला में कुछ समय बाद जो योंगचा गर्व से सिर उठाए लौटता है। जियून हो को आश्चर्य होता है कि वह वापस आ गया है, लेकिन उसे योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेज की ओर जाते हुए नायक पूछता है कि क्या यही वह जगह है जहां ट्रम्प कार्ड है और सुनता है कि हाँ यही है। फिर सबके सामने वह बैठ जाता है ताकि यह दिखा सके कि इस जगह को कैसे हेरफेर किया जाता है। हालांकि जैसे ही वह अपनी योजना को अमल में लाने वाला था, डोवन पार्क प्रकट होते हैं और बैठ जाते हैं। कहते हैं कि वह उसका इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा पूरी तरह से समझ से बाहर तरीके से वह उसके साथ एक राउंड खेलने की पेशकश करते हैं। डोवन पार्क टिप्पणी करते हैं कि वह बस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि नायक स्वर्गीय ड्रैगन के प्रति इतना जुनूनी क्यों है। जो योंगचा स्पष्ट रूप से अपनी व्यक्तिगत बातें उसके साथ साझा नहीं करता। फिर कार्यशाला का प्रमुख पूछता है कि क्या लड़का
अगर वह इसके लिए कहता है, अगर वह जीतता है तो वह अपना मन बदल लेगा। और यह समझते हुए कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता, जू यंगचा सहमत हो जाता है। कई लोग इकट्ठा होते हैं क्योंकि दुकान का संचालक व्यक्तिगत रूप से एक राउंड में शामिल होता है, और ऐसा कुछ होने के लिए बॉस दयालुता से नायक को खेल चुनने देता है। चूंकि जू यंगचा पहले ही पासे के साथ खेलने की कोशिश कर चुका था, वह ट्रम्प कार्ड चुनने की प्रवृत्ति रखता है। हालांकि जियुनहो एक ऐसा खेल सुझाते हैं जिसमें शुरुआती लोग अच्छा कर सकते हैं, जैसे एक मेमोरी गेम जिसमें वे मिलते जुलते कार्ड पलटते हैं। अगर खिलाड़ी को वही संख्या मिलती है तो वे अपनी बारी जारी रख सकते हैं, लेकिन अगर वे गलती करते हैं तो बारी प्रतिद्वंद्वी को मिल जाएगी। मुख्य बात यह है कि उन्होंने पहले देखे गए कार्ड की स्थिति को याद रखना है, लेकिन चूंकि वे चिह्नित कार्ड के बारे में जानते हैं, जू यंगचा को विश्वास है कि हारने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि अगर उसे चिह्नित कार्डों के बारे में पता नहीं होता तो वह पूरी तरह से खो जाता। वैसे भी जुआघर के संचालक डो वॉन पार्क और सेल नंबर 36 के नेता को वर्तमान दौर के लिए घोषित किया गया है। हालांकि दूर से नाम इनगू अपने सहयोगी से पूछता है कि क्या वह सही देख रहा है, और वही संदेह नायक के मन में आता है क्योंकि किसी कारणवश सभी कार्डों की पीठ पर के निशान गायब हो गए थे। नाम इनको पूछते हैं कि क्या निशान इतने छोटे हैं कि वे उन्हें उस दूरी से नहीं देख सकते जहां वे हैं। हालांकि मीजियोन जानती है कि सच्चाई यह है कि इन कार्ड्स पर कोई निशान नहीं है। शायद योजना के बारे में जानकर दो वॉन पार्क एक व्यंग्यात्मक हंसी छोड़ते हैं और टिप्पणी करते हैं कि यह कार्ड्स का एक बहुत ही सुंदर पैटर्न है। आखिरकार जुए के अड्डे में वे बहुत सावधानी बरतते हैं और केवल उच्चतम गुणवत्ता वाले डेक का उपयोग करते हैं। इसके अलावा उनके पास शुरुआती लोगों के लिए कई अन्य खेल हैं, इसलिए वह जू यंगचा को दूसरा चुनने देते हैं अगर वह चाहता है। जू यंगचा योजना के खुलासे से हैरान है। ऐसा लगता है कि दो वॉन को पहले से ही पता था कि उन्होंने शुरुआत में ही कार्ड चुरा लिए थे। वैसे भी वे टिप्पणी करते रहते हैं कि वे चोर पकड़ने जैसे अन्य खेल खेल सकते हैं, और इस संकेत के बाद नाम इनको पूछते हैं कि क्या नायक तैयार है, क्योंकि उस स्थिति में वे दांव लगाएंगे। इस चरण में नेतृत्व करते हुए दो वॉन शुरुआत करने के लिए मेज पर बड़ी राशि रखते हैं। चूंकि वे ज्यादा नहीं खेलते क्योंकि वह जगह संचालित करते हैं, उन्हें लगता है कि यह अधिक मजा लेने का तरीका है। फिर भी नायक टिप्पणी करता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन जैसा कि वे पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहे थे, नमिनगू उसे याद दिलाता है कि गिरवी रखकर खेलना अभी भी संभव है, और इसके लिए उसे बस अंग निकासी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है, उस शरीर के हिस्से को चिह्नित करते हुए जिसकी वह शर्त लगाना चाहता है। हालांकि पहले तो नायक बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। न केवल वह, बल्कि अन्य लोग भी डरने लगते हैं कि वहां ऐसा कुछ हो रहा है। फिर डो वॉन पार्क मजाक करते हुए पूछता है कि क्या लड़का शर्त लगाने से डरता है। जियुनमी जानती है कि इस खेल में निश्चित रूप से धोखाधड़ी हो रही है, और भगवान का शुक्र है कि वे शर्त लगाने से पहले यह समझ जाते हैं। नमिनगू को राहत महसूस होती है कि उनका साथी शायद पीछे हट सकता है। हालांकि वह देखता है कि किसी कारणवश हर कोई डरने लगा है। जू यंगचा बस उस गारंटी पेपर पर साइन करने लगते हैं, यहाँ तक कि इसे छोड़कर खेलने में सक्षम होने पर संतुष्ट दिखते हैं। जाहिर है उसके सहयोगी इस पागलपन पर घबरा जाते हैं। हालांकि जू यंगचा उस टकराव से कायर की तरह भागने से इनकार करता है और अपने बालों की नोक से लेकर पैर की उंगलियों तक सब कुछ दांव पर लगा देता है। उस साहसी दांव के बाद हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है, जब तक कि यह डो वॉन के खुशी से स्वीकार करने के साथ समाप्त नहीं होता। नायक के दोस्त अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें धोखा शामिल है, इसलिए वे वास्तव में समझ नहीं पा रहे हैं कि जू यंगचा अब क्या सोच रहा है। जियुनहो फिर से समझाते हैं कि मेमोरी गेम में आपको उन्हीं नंबरों वाले कार्ड्स को ढूंढने के लिए पलटना होता है। ये नायक है जो पहला टर्न शुरू करेगा। जू यंगचा टिप्पणी करते हैं कि उन्हें इस खेल की सरलता बहुत पसंद है। फिर वह एक कार्ड पलटते हैं जिस पर 8 नंबर और दूसरा जिस पर 9 नंबर छपा होता है। चूंकि ये अलग अलग नंबर हैं, इसलिए टर्न डो वॉन को उसकी किस्मत आजमाने के लिए पास हो जाता है। जैसा कि उम्मीद थी, गैंगस्टर संयोग से 9 पलटता है, वही संख्या जो नायक ने अभी खींची थी। फिर याद करते हुए कि दूसरा कहां था, वह दूसरा 9 भी पलटता है, जो उसकी किस्मत से सभी को प्रभावित करता है। हमेशा की तरह शर्तों में केवल किस्मत ही मायने रखती है। फिलहाल दो वॉन अगली चाल की तैयारी करता है। उसे खुद भी विश्वास नहीं होता। आखिरकार वह पहले से ही जानता था कि प्रत्येक कार्ड कहाँ रखा गया है, भले ही उसने इसे छुपाया हो, क्योंकि उसने जज के साथ कार्ड्स की व्यवस्था तय की थी और खेलने से पहले सभी को याद कर लिया था। इस प्रकार बिना सबूत के ये धोखा देने का एक सरल लेकिन परिपूर्ण तरीका बन जाता है। अंत में उसे विश्वास है कि जू यंगचा वहां बैठेगा अनजान, जब तक कि वह अपनी सारी चीजें नहीं खो देता, असहाय और दयनीय। बहुत समय पहले लड़के के पिता ने पूछा कि उसे इतना पसंद क्यों करते हैं। तब दो वॉन ने ईमानदारी से जवाब दिया कि यह स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि वह बहुत पैसा कमाते थे। इस पर उसे एक शरारती थपकी मिली क्योंकि उसके पिता ने इसे एक तारीफ के रूप में लिया। वह अपने बेटे के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने पर गर्व महसूस करते थे और दो वॉन की नजर में उनकी मुद्रा सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद थी, या कम से कम तब तक वह यही सोचता था, क्योंकि वास्तव में उसके पिता हर दिन कंपनी नहीं जाते थे बल्कि कैसीनो जाते थे। और बाद में जो उसने सुना उसके अनुसार उन्होंने एक साहूकार के साथ 50 मिलियन वॉन का कर्ज जमा कर लिया, अपने बेटे को खुश करने और घर में बहुत सारा पैसा लाने की चाह में मूर्ख की तरह जाल में फंस गए। हेरफेर की गई गेमिंग सिस्टम ने उसे धोखा दिया। हालांकि इसे करीब से देखने के बाद आज डो वॉन खुद को अपने पिता की तरह मूर्ख नहीं मानता और कई जोड़ी कार्ड पहले ही मिलाने के बाद वह सोचता है कि वह धोखा देने वाला बनना पसंद करेगा। उसके दिमाग के बाहर जो हो रहा है उस पर वापस आते हैं। लोग जू यंगचा का बहुत मजाक उड़ाते हैं उसकी खराब किस्मत के लिए। इस समय उनके लिए, हीरो के लिए बस यही बचा था कि वह बच्चे की तरह रोए जबकि उसके अंग निकाले जा रहे थे। हालांकि जू यंगचा ने पूछा कि क्या उसे अब सबको दिखाना चाहिए। उसने पूछा कि क्या उसे सबको दिखाना चाहिए कि यह खेल वास्तव में हेरफेर किया गया है। अप्रत्याशित रूप से अपनी आखिरी कोशिश में नायक 2 कार्ड्स को रानी के चिन्ह के साथ उठाने में सफल हो जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि शायद उसे थोड़ी किस्मत मिल रही है, शायद यह सिर्फ संयोग है। भले ही भगवान अब उस पर मुस्कुरा रहे हों, फिर भी 16 जोड़े तक पहुंचने में समय लगेगा। हालांकि वह बार बार सही हिट करता है और
अधिक से अधिक समान कार्ड्स के जोड़े मिलाता है। फिर लोग हैरान होने लगते हैं कि कैसे वह हर एक को सही कर रहा है। 13 सही जोड़े एक साथ खींचे गए हैं और खेल लगभग खत्म हो गया था। डो वॉन पार्क को आखिरकार डर महसूस होने लगता है क्योंकि केवल वही और जज कार्डों की स्थिति जानते थे। हालांकि ये जानना पहले से ही यह प्रकट करने के लिए पर्याप्त था कि किसने उसके खिलाफ साजिश रची थी। एक दिन पहले जब उन्होंने काम खत्म किया था, एक नोट उस जगह के पास छोड़ा गया था जहां नाम मैनगू था। तो जिज्ञासा के कारण उसने जाहिर तौर पर उसे उठाया, ये देखने के लिए कि ये किस बारे में था। उस क्षण उसे याद आया जब नायक, जिसने पहले ही सब कुछ खो दिया था, ने खेलते रहने के लिए उस कागज के टुकड़े पर दांव लगाया और उसने उसे खोला, ये महसूस करते हुए कि उसमें एक संदेश लिखा था जिसमें कहा गया था कि एक निश्चित समय पर बाथरूम के पीछे आना। शायद स्वाभाविक रूप से वह ये पूछने के लिए वहां गया कि नायक ने उसे क्यों बुलाया था। फिर जूह्यूंग चा ने जल्दी से जवाब दिया कि उसे जुआ घर में कार्ड के साथ धोखाधड़ी के बारे में पता था। जाहिर है नम मैनगू ने तुरंत स्वीकार नहीं किया ताकि परिणामों का सामना न करना पड़े। हालांकि उसे पता था कि किसी ने कार्ड चुराए थे और संभवतः उन्होंने सभी कार्ड बिना निशान वाले कार्डों से बदल दिए थे। यही कारण है कि नायक ने उसे वहां बुलाया ताकि वह सीधे बात कर सके और उस युवा को खुद को बचाने का मौका दे सके। वह और जुआघर के अन्य जज केवल अपने कर्ज चुकाने के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि जब लोग पैसे उधार लेते हैं तो वे अपने अंगों को गिरवी रखते हैं। इस मामले में जोह्यूंग चा ने खुद को उपलब्ध कराया कि वह उसका पूरा कर्ज चुका देगा, बशर्ते वह उसकी मदद करे। नम्मानगू डर गया था क्योंकि अगर वह उसके साथ होता और योजना गलत हो जाती तो उसे मार दिया जाता। जोह्यूंग चा ने सुना कि लड़के का कर्ज बहुत बड़ा था और हो सकता है कि वह रिहा होने पर उसे चुका न सके। आखिरकार उस दिन से नम मैनगू के पास जेल से बाहर भेजे जाने तक केवल एक सप्ताह था। नायक को वास्तव में संदेह था कि वह अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के क्षण में ऑन ऑपरेटिंग टेबल पर खींचा जाना चाहता था, इसलिए उसने उसे एक काम दिया जो उतना ही सरल था जितना कि लेटे हुए एक जोड़ी पास से फेंकना। जब सब लोग देख रहे थे तो इमुडूड को बस इतना करना था कि धांधली वाले खेलों की सच्चाई उजागर करनी थी। वर्तमान में यह सब होने के बाद नायक मुस्कुराते हुए टिप्पणी करता है कि उसकी किस्मत, ऐसा लगता है, काफी अच्छी है। लेकिन जब डो वॉन पार्क समझने की कोशिश करता है तो वह अपने बयान को सुधारते हुए कहता है कि शायद उसकी याददाश्त अच्छी है क्योंकि उसने उन सभी कार्डों की स्थिति याद कर ली थी जो डो वॉन पार्क और उसके गुर्गों ने पहले से तय कर रखे थे। ये और भी स्पष्ट करने के लिए नम मैनगू खुद नायक की स्थिति की पुष्टि करते हैं, ये प्रकट करते हुए कि अब तक जुए के अड्डे में सभी खेलों में हेरफेर किया गया था। इसके अलावा वह यह भी दावा करते हैं कि वह कैदियों को सभी प्रकार के चालें दिखा सकते हैं जो उपयोग की गई थी। ये लोगों को धीरे धीरे घबराने और बॉस से कुछ वापसी की मांग करने के लिए प्रेरित करता है। डो वॉन पार्क गुस्से से कांपते हुए पूछते हैं कि क्या उन्होंने वास्तव में कहा कि उनका अड्डा धांधली है, और गुस्से से भरे हुए चेहरे के साथ वह दावा करते हैं कि यह एक हास्यास्पद आरोप है। वह इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूह्यूंग चा उन्हें इसके लिए समय नहीं देते क्योंकि वह तुरंत उनका चेहरा जमीन पर पटक देते हैं। आखिरकार ये पहले से ही ऐसा करने के लिए एक संभावित औचित्य था। पहले डो वॉन पार्क ने प्रबंधकों की बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि अगर उसके अड्डे में धोखाधड़ी पाई गई तो यह उसे खत्म कर सकता है। तो जैसा कि खुद गैंगस्टर ने कहा, जोह्यूंग चा उस वादे के परिणाम को पूरा करने के लिए तैयार था। वर्षों पहले जब बिल बढ़ने लगे, पिता ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी ताकि उसका बेटा दरवाजा खोले। उसने सोचा कि उसने सारा पैसा दांव पर लगाने के बाद वहां होने का अधिकार है। डो वॉन पार्क, जो इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, ने पूछा कि उनके पिता का क्या मतलब था। फिर फर्श पर सिकुड़े हुए उस आदमी ने कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि डो वॉन चाहते थे कि वह पैसे कमाए। उसे उसके पिता पसंद थे जो पैसे कमाते थे, इसलिए वह उस स्थिति में आ गया। इस त्रासदी के कुछ समय बाद जुए से जमा हुए कर्ज के कारण उसके पिता बिस्तर पर पड़ गए और तभी डो वॉन को यह एहसास होने लगा कि पैसे न होने से उत्पन्न कठिनाइयों की समस्या क्या होती है, क्योंकि इसके बिना वह अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता था। वर्तमान में वापस नायक अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि वह उस युवक को खत्म कर देगा। हालांकि जब वह सब कुछ एक हमले के साथ समाप्त करने वाला था जो उसे कुचल देना चाहिए था, उसे एक असुविधाजनक आश्चर्य हुआ। डो वॉन वहां से भाग गया था, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा, क्योंकि अचानक वह पीछे से एक मुक्के के साथ प्रकट हुआ जिसने जूह्यूंग चा को उड़ा दिया। उसके साथ धोखा करने के अलावा नम मैनगू ने उसे ठग के रूप में भी फंसा दिया था, इसलिए बॉस ने उसे गर्दन से पकड़कर उसे भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। गला घुटते हुए भी नम मैनगू चिल्लाता है कि उसके पास सबूत है जो उसके कहे को साबित करता है। हालांकि डो वॉन जवाब में पूछता है कि यह कथित सबूत कहां है। उसकी बदकिस्मती से उसके साथ काम करने वाला दूसरा जज उसी समय सबूत छुपा रहा था, इसलिए बॉस पीड़ित बनने का नाटक करता है, यह कहते हुए कि वही है जिसे गुस्सा होना चाहिए और उचित सजा देनी चाहिए। डो वॉन ने कभी नहीं सोचा था कि उसके अपने में से कोई एक अजनबी के साथ मिलकर अपनी कर्ज चुकाने की साजिश करेगा। दूसरी ओर नायक तेजी से आगे बढ़ता है और पूरी स्थिति केवल उसके विचार को मजबूत करती है, क्योंकि सब कुछ पैसे के कारण हुआ। वह नम मैनगू को जूह्यूंग पर फेंकता है और मुट्ठी भींचकर कहता है कि वह उसका न्याय नहीं करेगा। हालांकि वह यह भी कहता है कि उसने जो किया उसके लिए उसे माफ करने का उसका कोई इरादा नहीं है। अर्थात गुफा में सभी कैदी घबरा गए और इस बार डो वॉन को लगता है कि नायक भाग गया है अपने साथी को अकेला छोड़कर। हालांकि नायक उसके पीछे से जवाब देता है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा और उसे इतनी जोर से लात मारता है कि वह पूरे स्थान में चला जाता है। आखिरकार जोह्यूंग वहां भागने या किसी को भागने देने के इरादे से नहीं आया था। अतीत में उस बिस्तर पर लड़के के पिता दुर्भाग्यवश अभी तक होश में नहीं आए थे। फिर डो वॉन ने डॉक्टर से कहा कि शायद जुए के कारण ही वह ऐसे हो गए। चाहे जितनी भी नाराजगी हो, लड़के को पता था कि उसके पिता पर कई जिम्मेदारियां थीं। अंत में उसने महसूस किया कि बिना पैसे के वह अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता और उसने उन्हीं साधनों से कर्ज चुकाने का निर्णय लिया जिनसे वे हुए थे। उस दिन तस्करी योजनाओं के पीछे के व्यक्ति ने दावा किया कि निर्णय पूरी तरह से उसके पिता का नहीं था और उसने कहा कि यही कारण था कि अकेले एक बच्चे की देखभाल करना इतना कठिन था। फिर भी चूंकि पिता ने कर्ज चुका दिया था, गुंडे ने पूछा कि वह अभी भी उसके सामने क्यों खड़ा है। उसने पूछा कि क्या यह बेटे का प्यार था जो उसे प्रेरित कर रहा था। हालांकि
डोवोन ने जवाब दिया कि वह प्यार उसे कितना भुगतान करेगा। अंत में चूंकि वह नहीं कर सका अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, उसने इसे बेचने का फैसला किया। वर्तमान में वह यह भी चिल्लाता है कि उसने इस लड़ाई से भागने के बारे में कभी नहीं सोचा, कम से कम तब तक नहीं जब तक वह अपनी सारी दौलत साथ नहीं ले जा सकता। जो योंग एक हमले से बचता है और पूछता है कि वह पैसे के बारे में क्यों बात करता रहता है। नायक जल्दी से समझ जाता है कि लड़ाई करना शायद डोवोन की ताकत नहीं है। आखिरकार उसके द्वारा मारा गया हर प्रहार सही जगह पर लगता है और स्थिति को और बदसूरत बना देता है। हालांकि डोवोन फिर भी एक और मुक्का खाने से पहले जवाब देता है, पूछते हुए कि क्या लड़ाई वाकई इतनी महत्वपूर्ण है। नमूंग को चिल्लाता है और चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन नायक को पेट में घुटना लगता है जिससे वह सब कुछ उगल देता है। जैसे इतना ही काफी नहीं था, लड़का जब ठीक होने की कोशिश करता है तो वह उसे एक शक्तिशाली बाएं हुक से वस्तुओं में टकरा देता है। डोवोन के लिए नायक जैसे मूर्ख केवल उसके आदेशों के तहत काम करने और अपनी तनख्वाह प्राप्त करने के लिए अच्छे हैं, इसलिए वह फिर से गुस्से में पूछता है कि क्या लड़ाई वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो योंगचा की लड़ाई समाप्त होती है जब उसे वर्कशॉप की एक कार की विंडशील्ड पर फेंक दिया जाता है। फिर लोग निराश होते हैं कि उसने सख्त बनने की कोशिश की और इस तरह समाप्त हुआ। इस समय नमुंगो जानना चाहता था कि लड़के के साथ क्या हुआ। डो वॉन पार्क ने अपनी ओर से हुई परेशानी के लिए माफी मांगी, लेकिन जैसा कि हर कोई देख सकता था, उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी जिसका डैन में धोखाधड़ी से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही चीजों को पुनर्गठित करेंगे, लेकिन पृष्ठभूमि में नायक ने फिर से बात की। जो योंगचा ने कहा कि उसने गैंगस्टर पर सट्टेबाजी में धांधली का आरोप लगाकर गलती की थी और स्वीकार किया कि किसी कारणवश उसे खत्म करने का कोई कारण नहीं था, भले ही अब उसे पछतावा हो। दोवन ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि नायक ने कहा कि उसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह खेलों की जगह थी, इसलिए अब से उसने प्रस्ताव दिया कि दोनों छुपन छुपाई का खेल खेलें। लेकिन यह खेल कोई साधारण खेल नहीं होगा, क्योंकि अगर उसने सावधानी से नहीं छुपाया और जो योंग ने बॉस का सिर ढूंढ लिया तो वह उसे अपनी बड़ी इनाम के रूप में उखाड़ देगा। टोवन पार्क उठने लगते हैं, कहते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। हर जगह गड़बड़ थी और वह जगह उन सभी चीजों से भरी हुई थी जो उन्होंने कभी हासिल की थी। फिर बॉस ने एक बार फिर चिल्लाया कि वह अपनी पूंछ दबाकर नहीं भागेगा। हालांकि वह पहले प्रयास में इतना भाग्यशाली नहीं था, क्योंकि उसे जो योंग ने चौंका दिया, जिसने कहा कि वह सब कुछ राख में बदलने वाला है। किसी भी स्थिति में नायक टिप्पणी करता है कि उसे यह टैग का खेल नफरत है, इसलिए वह सुझाव देता है स्वतंत्र और स्वाभाविक दबाव में कि वे पासा फेंकें जिसमें ऊपर की ओर दिखने वाली संख्या 3 हो। जो योंग गैंगस्टर को मारना शुरू करता है, ये कहते हुए कि 3 बार उसका इनाम है। डोवन पार्क गुस्से में सवाल करते हैं कि एक लड़का कैसे हिम्मत करता है कि उसे गिराने की कोशिश करे ऐसी योजना बनाकर। नायक के विपरीत वह दावा करता है कि वह ऐसा लापरवाह व्यक्ति नहीं है जो बिना सोचे समझे मुक्के मारता है। इसके अलावा वह कहता है कि उसकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन उसके सामने ही पासे फिर से फेंके जाते हैं। फिर उसकी सारी डींगे उस चिंता से कट जाती हैं जो वह महसूस करता है, खासकर क्योंकि हालांकि जो योंग समझता है कि बॉस के पास वास्तव में बड़े योजनाएं हो सकती हैं, दुर्भाग्यवश उसकी किस्मत खराब है क्योंकि पासे पर 6 निशान वाला चेहरा आता है। डोवन पार्क गुस्से में चिल्लाता है कि लड़का बकवास करना बंद करे। हालांकि खेल के नियमों के अनुसार 6 वार किए जाते हैं, जिससे बॉस खत्म हो जाता है। अतीत में एक टैटू पार्लर में टैटू कलाकार खुश था कि लड़के को अनुमति मिल गई थी। उस समय हाई स्कूल के किशोरों में कार्प या राक्षसों के टैटू लोकप्रिय थे, तो मेज पर लेटने से पहले उसने पूछा कि वह क्या अनुरोध करना चाहेंगे, लेकिन बिना किसी अन्य विकल्प के बारे में सोचे उसने कहा कि वह उसके सीने पर ड्रैगन का टैटू बनवाना चाहता है। लड़की ने अनजान बनने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वह घूरने से शर्मिंदा थी। हालांकि डोवोन ने खुलासा किया कि वह जानता था कि वह स्वर्गीय ड्रैगन के लिए चौकसी कर रही थी और यही कारण था कि उसने भी इसका हिस्सा बनने के लिए कहा। अगर वह अपने योजनाओं को तेज करने के लिए स्वर्गीय ड्रैगन का समर्थन प्राप्त कर लेता तो वह निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा कमा लेता। लड़की ने जवाब दिया कि उसे ऐसा आदमी पसंद है जो अपने पैसे से ज्यादा अपनी जान जोखिम में डालता है। हालांकि इस मामले में उसने उसकी सुई चुरा ली और कहा कि पैसे के लिए वह जितनी बार भी जरूरी हो अपनी जान जोखिम में डाल सकता है, और उसने अपनी गर्दन में सुई चुभा ली। ये लड़की को मनाने के लिए काफी था, इसलिए उसने पूछा कि वह उनसे क्या चाहता है, और उसकी पहली मांग के रूप में वह चाहता था कि उसे उस किशोर जेल में भेजा जाए जहां वह अब है। वर्तमान में वह चिल्लाता है कि सब उसके रास्ते से हट जाएं। डो वॉन पार्क जमीन पर रेंगते हुए कहते हैं कि कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत न करे। हालांकि यह परेशान करने वाला है, उन्होंने समझ लिया कि उन्हें फिलहाल पीछे हटना होगा। हालांकि उनके गुर्गे द्वारा ठगी के सभी सबूत पहले ही नष्ट कर दिए गए थे। इस वजह से सैद्धांतिक रूप से अन्य सेल बॉस उनकी मदद के लिए आते। कम से कम ऐसा तब होता अगर जिप्योंग मा ने ठगी के सबूत बरामद नहीं किए होते। फिर लकड़ी के एक टुकड़े से उन्होंने नेता को उड़ा दिया। तो कुछ लोग पूछते हैं कि वह आदमी कौन है, क्योंकि उसकी सारी चीजें जमीन पर हैं। हालांकि जिप्योंग मा ने उनसे ध्यान से देखने को कहा, क्योंकि उनमें से एक जज उन चीजों के साथ भाग रहा था, क्योंकि वे इस जगह के धोखाधड़ी होने के सबूत थे। नमुंगो फिर से आशान्वित हो जाता है, ये देखकर कि उसका दोस्त कभी कभी उपयोगी हो सकता है। वैसे भी कैदियों के बीच विद्रोह की भावना विकसित होने लगती है। हालांकि डो वॉन पार्क अपनी स्थिति को समझते नहीं लगते। जमीन पर लगभग बेहोश होते हुए भी वह अपने बिलों से चिपके रहते हैं, क्योंकि उन्हें केवल उस पैसे की सुरक्षा की परवाह है जो उन्होंने इतनी मेहनत से कमाया है। फिर जो योंगचा उनकी मदद करते हैं और उन्हें ठंडा करने के लिए उनके कपड़ों पर थोड़ा पेट्रोल डालते हैं, और गैलन खाली करने के बाद वह अगले खेल की घोषणा करता है, और यह भी कि यह आखिरी खेल होगा जो वे खेलेंगे। इस खेल के नाम के बारे में नायक इसे इलेक्ट्रिक शॉक का सामना करने की कोशिश करो नाम देना पसंद करता है। चूंकि डो वॉन पार्क ने पिछला खेल खो दिया था, ये उसका अंतिम मौका होगा, लेकिन बॉस केवल बिलों की चिंता करता रहता है। नायक को रोकने के लिए चिल्लाता है। हालांकि कुछ समय पहले उसे इसके बारे में पहले ही चेतावनी दी गई थी, इसलिए उसने यह याद दिलाना सुनिश्चित किया कि ये सभी उपलब्धियां अब राख में बदल जाएंगी। बिजली की धारा इतनी तेज है कि यह मंच से बाहर निकल जाती है, लेकिन कुछ करने से पहले नायक जमीन पर पूरी तरह से हारे हुए डो वॉन पार्क को
घूरता है। शायद अपने पैसे को जलते हुए देखकर हुए सदमे से वह बेहोश हो गया। अंत में डू वन पार्क पूरी तरह से हारा हुआ था और डी बिना सुरक्षा के, लेकिन वह मुख्य मुद्दा नहीं था। वास्तव में मुख्य मुद्दा यह था कि कैदियों में से कौन पैसे वापस लेने का मौका लेगा। और डो वन की बदकिस्मती को और भी खराब करने के लिए बैठक में वह सफेद बालों वाला आदमी सब कुछ देख रहा था। तो चूंकि उसकी धारणा आखिरकार सही साबित हो गई थी, वह सुनिश्चित करेगा कि वह गैंगस्टर से नेतृत्व छीन ले। 1 साल और 2 महीने बाद कैदी नंबर 7849 रिहा होता है। डो वन पार्क जेल छोड़ता है ये जानते हुए कि वह अपने मुख्य मिशन में असफल हो सकता है। हालांकि वह चेहरे पर मुस्कान के साथ निकलता है, क्योंकि इसके लिए धन्यवाद। उसने अगली बार कुछ बड़ा योजना बनाना सीखा जब वह फिर से शुरू करेगा। जैसे ही वह बाहर निकलता है, हालांकि वह डीलर उसे बधाई देने आता है जैसे उसने दूसरों के साथ किया था, और वह कुछ टोफू भी लाता है, ये दिखाते हुए कि वही उसकी देखभाल करता है। डो वन पार्क जेल के अंदर से सामान उपलब्ध न करा पाने के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन दावा करते हैं कि वह फिर से खड़े हो जाएंगे। ये सुनकर डीलर युवा व्यक्ति के विचार से सहमत होता है, लेकिन इससे पहले वह उसे याद दिलाता है कि उसने अपनी पिछली योजनाओं के लिए पैसे उधार लिए थे। अंत में दोनों अच्छी तरह जानते थे कि उसके पास अब पैसे नहीं थे, लेकिन वे पेशेवर थे, और अच्छे पेशेवरों की तरह वे जानते थे कि इस कर्ज को चुकाने का कोई और तरीका हो सकता है। हालांकि डो वन पार्क को इतनी अधीरता से चार्ज किए जाने की उम्मीद नहीं थी, और स्थिति को और खराब करने के लिए डीलर ने उस समय से अब तक का ब्याज जोड़ा और कहा कि राशि 1 अरब तक पहुंच गई है। इसलिए बात करने के बजाय उसने बस अड्डे के पूर्व बॉस को वैन में भेज दिया, क्योंकि उसका ग्राहक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वर्तमान समय में लौटते हुए मैनगू ने चेतावनी दी थी कि डो वन पहले ही खेल से बाहर हो चुका था। यह सब जाहिर है उसकी तीव्र अवलोकन क्षमता के कारण हुआ, लेकिन गुम जा को यह भी याद है कि उसने मदद की थी। खैर, नायक ने सोचा कि इसके साथ ही उसने स्वर्गीय ड्रैगन गैंग के 3 बीजों को पहले ही कुचल दिया था। हालांकि अभी भी एक और लक्ष्य था जिसका पीछा करना था, और शायद वह संयोगवश अब प्रकट हुआ था। नायक की कोठरी के अंदर वह सफेद बालों वाला लड़का किसी कारण से वहां था, और जैसे यह पर्याप्त नहीं था, उसने जू यॉन की तस्वीर दिखाते हुए पूछा कि क्या वह वही लड़की थी जो कार दुर्घटना में मरी थी। हालांकि इसका मजाक उड़ाने का भी समय नहीं था, क्योंकि नायक उस पर झपट पड़ा। उसका दायां हाथ लड़के के चेहरे पर चिपका हुआ था, और इसके अलावा जब उसने उसे जमीन पर फेंका तो उसने मैनगू से एक तकिया मांगा। आखिरकार उसे इसकी जरूरत होगी ताकि जेल के गलियारों में कोई चीखें न सुनाई दे। उससे पहले सफेद बालों वाला एक सेल में था जिसकी दीवार पर किसी कारण से कई लेखन थे, सभी किसी की मां के बारे में। तो उसने सब कुछ बहुत उबाऊ पाया और पूछा कि क्या कुछ और दिलचस्प है जो उसके डोपामाइन को सक्रिय कर सके। वैसे भी उसी समय यह दावा करते हुए कि उन्हें ढूंढना काफी आसान था, उन्हें नायक की अप्रत्याशित यात्रा मिली। उसने पूछा कि क्या यह वह जगह है जहां उस संगठन के बीजों में से एक है, और चूंकि ऐसा ही था, उसे अपने ही स्नेही तरीके से उन सभी अभिशप्त बीजों से निपटना होगा। हालांकि सफेद बालों वाला लड़का सकारात्मक रूप से प्रभावित था, क्योंकि उसने अभी अभी वह डोपामाइन प्राप्त किया था जिसकी उसे आवश्यकता थी। वर्तमान में वापस जू योंग चा अभी भी लड़के का चेहरा दीवार से पटकता है और अपने मुट्ठी उठाकर कहता है कि उसे चुप कराना बेहतर है, क्योंकि वह बहुत शोर कर रहा है। हालांकि घूंसा मारने से पहले कुछ उसके चेहरे के ठीक सामने रखा जाता है, और उस स्थिति में भी लड़का अभी भी मजाक करता है, कहता है कि यह एक आश्चर्य है। उसने एक ड्रैगन का टैटू बनाया था और पूछा कि क्या नायक उसे ढूंढ रहा है। इसलिए अपने शरीर की गति का लाभ उठाते हुए वह पकड़ से बाहर निकल जाता है, यह सुझाव देते हुए कि वह मदद कर सकता है। उन ड्रैगनों से एक एक करके छुटकारा पाने के लिए लड़का टिप्पणी करता है कि उन्हें गलतफहमी को स्पष्ट करना चाहिए। वास्तव में वो फोटो स्केचबुक से गिर गई थी और उसके पीछे कोई बुरी मंशा नहीं थी। आखिरकार उसकी राय में वह एक उपकारी था जो मदद करना चाहता था। फिर भी नायक बस उसके हाथ से फोटो लेता है और कैदी से दूर जाने के लिए कहता है। हालांकि दूसरा जवाब देता है कि उसने सोचा था कि वह ज्यादा समझदार है, लेकिन जाहिर है कि वह जितना दिखता है उससे ज्यादा मूर्ख है। चूंकि वह एक सेल लीडर है, वह वहां जितना चाहे लड़ सकता है, लेकिन अगर वह बिना सोचे समझे दूसरों के पीछे जाता रहेगा तो वह उनके हाथों मारा जाएगा। कहा जाता है कि किशोर जेल में ऐसे लोग होते हैं जो जितना सोचा जा सकता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। और फिर लड़का पूछता है कि क्या फिर भी नायक उसकी मदद को ठुकरा देगा, चाहे पसंद हो या ना हो। वह कहीं से भी प्रकट हो गया था और एक अप्रत्याशित प्रस्ताव करना भरोसेमंद नहीं लग रहा था। इसके अलावा नायक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि कैदी को मदद करने से क्या लाभ होगा। इस संदेह का उत्तर देने के लिए जू योंग चा पूछता है कि बिखरे बालों वाला लड़का क्या सोच रहा है और वह वास्तव में क्या चाहता है। फिर पहले की तरह वह जवाब देता है कि वह जिस चीज की तलाश कर रहा है वह है डोपामाइन का विस्फोट। अगले दिन किशोर जेल के ऑडिटोरियम में कई गुंडे इकट्ठा होते हैं और इसे मुश्किल से ही विश्वास कर पाते हैं। एक किशोर सुधार गृह में जो खुरदरे और अशिष्ट लड़कों की बदबू से भरा हुआ था, कई लड़कियां आ गई थीं क्योंकि वे चर्च से थीं। कई कैदियों ने जिनके मन में बुरे विचार थे पवित्र आत्मा की प्रशंसा की, और जैसा कि महान कैथेड्रल से उम्मीद की जाती है उन्होंने टिप्पणी की कि उनकी आशीर्वाद एक अलग स्तर पर थी। उनमें से एक इसमें शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ तक कि एक प्रार्थना भी गलत हो जाती है। किसी भी स्थिति में इस घटना का स्वर्ग के कैथेड्रल द्वारा प्रचारित किया जाना नायक का ध्यान आकर्षित करता है। बहुत समय पहले एक समान कैथेड्रल में कोई उसे छिपने के लिए गा रहा था क्योंकि वे उसे ढूंढने वाले थे। ये उसकी सहपाठी थी जो एक सामान्य छुपन छुपाई का गाना गा रही थी। उसका नाम था दा ह्यून ली, जो नायक की बचपन की दोस्त थी जब तक वह 17 साल का नहीं हो गया। फिर थोड़ी और चलने के बाद उसने नायक को वहां बैठे हुए ढूंढ लिया। उस दिन उसने उसे फिर से सोते हुए पकड़ लिया था, इसलिए वह थोड़ा चिढ़ गया था, लेकिन लड़की ने कहा कि रात में वहां ठंड होती है। फिर भी जू योंग चा ने उसे आश्वस्त किया कि कोई भी जगह उसके घर से बेहतर होगी, जिससे लड़की को असुविधा हुई। विषय बदलते हुए दरवाजा खुलने की आवाज ने नायक को पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसने किसी को लाया है। हालांकि उसने इसे नकार दिया। वह व्यक्ति यूं थी जो अनाथालय से अपनी बहन को ढूंढ रही थी।
यहाँ तक कि उन दोनों को ढूंढने से पहले यूं हा ने चिल्लाया कि अगर लड़की देर से आई तो उसे डांटा जाएगा। फिर नायक ने पूछा कि दाह यून उसके ऊपर क्या कर रही थी, लेकिन उसने उसे आश्वस्त किया कि यह सिर्फ पकड़े जाने से बचने के लिए था। खैर, वह याददाश्त खत्म होती है और वर्तमान में गुंडे धार्मिक लड़कियों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। उनमें से एक विशेष पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। एक लड़की जो प्रकाश बिखेरती है, जिसकी आवाज मधुर है और दिव्य सुंदरता है। और जब पूछा गया कि वह कहाँ थी तो उन्होंने जवाब दिया कि वह बिल्कुल बीच में थी, वास्तव में एक संत की तरह दिख रही थी। और हमारा नायक भी आश्चर्यचकित था। आखिरकार वह लड़की वहीं यूं आह सोंग थी जिसके साथ उसका अतीत में संपर्क था। और जैसे ही उसने उसे पहचाना, जब उनकी नजरें मिली, लड़की ने भी जूयोंग को पहचान लिया। बाद में जेल की कैफेटेरिया में एक लड़की अपनी दोस्त को उन्ननी कहकर बुलाती है, उसे याद दिलाती है कि वे वहां विश्वास फैलाने आए थे। हालांकि कैदियों के व्यवहार के आधार पर उसे नहीं लगता कि इसके लिए कोई उम्मीद है। जिस तरह से वे लड़कियों को देखते हैं वह सच्चे शिकारी की तरह है। इसलिए उनमें से कुछ उन ननों के पास जाते हैं जो खाना दे रही हैं, और विशेष रूप से एक कैदी एक बॉक्स देता है जिसके पीछे एक सूक्ष्म संदेश होता है। वह शैतानी तरीके से एक कैन चाटता है। दोनों इस बात से डरते हैं कि उन्हें जो डिब्बे मिले हैं उनमें क्या है। उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहती है कि उन्हें इन बदमाशों की मदद नहीं करनी चाहिए। फिर उसकी दोस्त उसे डांटती है। फिर भी उसका मानना था कि उन्हें खाना खिलाना बेकार होगा। इस कलंक का मुकाबला करने के लिए जोसेफ नामगुन अगला कैदी था और उसने उन्हें मिले खाने के लिए धन्यवाद दिया। जाहिर है उसने बहनों का भी धन्यवाद किया, ये कामना करते हुए कि कृपा हमेशा उनके साथ रहे। फिर दोनों ने सोचा कि जोसेफ शायद कैथोलिक हो सकता है। हालांकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रार्थना करने के अलावा उसने बुद्ध के नाम पर भी प्रार्थना की, जिससे यह विचार समाप्त हो गया कि वह उनके समान धार्मिक व्यक्ति है। अंत में एक लड़की ने सोचा कि यून आह को इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि वह बस थोड़ी देर का ब्रेक लेगी। एक निजी जगह में लड़की ने पूछा कि जगह इतनी तंग क्यों है, और नायक के पास उसे भी शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि यह थोड़ा गर्म था। जूयोंग चा ने अपनी ओर से माफी मांगी, ये कहते हुए कि यह एकमात्र जगह थी जहां वह बिना बाधा के जा सकते थे। वैसे भी उन्हें इस तरह से बात किए हुए काफी समय हो गया था, इसलिए यह थोड़ा अजीब लग रहा था। आखिरकार उन तीनों ने पहले बहुत मजा किया था। अनिवार्य रूप से लड़की दयानुन्नी का विषय उठाती है, उस पल को याद करते हुए जब वह उन्हें छोड़कर चली गई थी, और इस बारे में नायक कुछ कहने की कोशिश करता है। हालांकि युवा उसे बीच में रोकती है, कहती है कि उसे पहले से ही पता है कि वे हमेशा साथ थे और यह हमेशा सिर्फ उन दोनों का ही था। लेकिन यह जानकर वह उसे गले लगाती है, कहती है कि वह समझती है कि वह समय कितना कठिन था और अब वह चर्च का चोगा नहीं पहन रही है। वह इशारा करती है कि वह समय कितना अकेला रहा होगा। सालों पहले स्कूल में जब युवा पहली बार गुजरी तो छात्रों ने कहा कि उन्होंने वहां कभी किसी को इतना सुंदर नहीं देखा था। लेकिन उनमें से एक पहले से जानता था कि वह पहली कक्षा की युवा सोंग थी, भले ही वह दूसरी मंजिल थी। इसलिए वे जानने के लिए उत्सुक थे कि वह किससे मिलने गई थी। प्रोटोगोनिस्ट के पास जाकर उसने पूछा कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया। फिर उसने माफी मांगी, लेकिन यह बुरा था कि उसने एक नजर भी नहीं डाली। वैसे भी उसके पास अभी भी कई गिफ्ट कार्ड्स थे जो उसे उसके जन्मदिन पर मिले थे और वह उन्हें अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने सुझाव दिया कि जूयोंग उसकी मदद करे, लेकिन उसने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसके दयान के साथ योजनाएं हैं। उसने माफी मांगी और अगले दिन उस मामले को सुलझाने के लिए चला गया। इसके बाद युवा अकेली रह गई, लेकिन उसके चेहरे के भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने इतनी आसानी से हार मान ली हो। वर्तमान क्षण में लौटते हुए जूयोंग चा के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। तो लड़की ने शर्मिंदा होकर टिप्पणी की कि वह अच्छी तरह जानती है कि इस दुनिया में अकेला होना कैसा लगता है, लेकिन क्योंकि वह ये जानती है, वह नायक को अकेला नहीं छोड़ना चाहती और उसे आश्वासन देती है कि वह मदद के लिए वहां होगी। वैसे उसने अभी तक उसकी किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया था, तो उसने हमेशा की तरह माफी मांगी, कहा कि वह व्यस्त था और पूछा कि क्या कुछ हुआ था। लेकिन लड़की बस हंस पड़ी कि वह कितनी गंभीरता से बना रहा, जबकि वह अपनी पूरी कोशिश कर रही थी अपने शरीर को दिखाने की। हालांकि यह इसलिए था ताकि वह उसके टैटू पर लिखावट को अच्छी तरह से पढ़ सके। बाहर कुछ चीफ किम के बारे में बातचीत उन्हें बाधित करती है। गार्ड्स सुनते हैं कि वह लंच परोस रहा है और भूखे होने के कारण वहां चले जाते हैं। इस मामले में युवा को लंच याद आता है और वह बहुत आराम करने के लिए बेताब हो जाती है। इसलिए वह अलविदा कहती है, ये कहते हुए कि इतने लंबे समय के बाद नायक को देखना अच्छा लगा। और जूयोंग चा भी वही कहते हैं, उसे आश्वासन देते हुए कि वह 3 साल में बाहर उससे मिलेंगे। हालांकि माय में इस बारे में लड़की चेतावनी देती है कि इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह अगले सप्ताह वापस आएगी। अब से स्वर्ग का कैथेड्रल हर रविवार नियमित दौरे करेगा और उसके लिए ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वे एक दूसरे को अधिक बार देख सकेंगे। बाद में वही सवाल उठता है कि क्या कैदियों को यह पसंद आया और एप्रन पहने हुए वो गंदगी साफ करने की पेशकश करती है। आवारा कुछ हद तक शिष्टता से व्यवहार करते हैं, कहते हैं कि कचरे के रूप में उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वह खुद को श्रेष्ठ नहीं मानती। वैसे भी वह सारी उबाऊ बातचीत अन्य लड़कियों को परेशान करती है, जब तक कि उनमें से एक इतनी जोर से नहीं बोलती कि नायक सुन सके कि लड़की फ्लर्ट कर रही है। एक टिप्पणी करती है कि यूना हमें अपराधियों के साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस है, और दूसरी लगभग उल्टी कर देती है। अंत में वे निष्कर्ष निकालते हैं कि उस लड़की के बारे में वह अफवाह सच होनी चाहिए, एक निश्चित अफवाह कि वह हाल ही में मोटल्स में गई थी। तो दोनों मजाक में टिप्पणी करते हैं कि वह निश्चित रूप से एक संत है, लेकिन एक ऐसा संत जो वासना को पूछता है। बाद के एक उपदेश में एक मिशनरी महिला अपनी जरूरत के लिए प्रभु से प्रार्थना करती है। फिर कैदी मजाक करते हैं कि उन्हें भी जरूरत है, और इस बार वे भगवान पर विश्वास करने की कोशिश भी नहीं करते। अंत में जॉन 8:29 को उस भाग्यशाली वाक्यांश के साथ पढ़ा जाता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। कोई भी व्यक्ति ईश्वर के सत्य और प्रेम में पाप से मुक्त हो सकता है, जिसका अर्थ है कि वे स्वतंत्र हो सकते हैं। और इसलिए बस आज के लिए इस नन ने फैसला किया कि कैदी एक अच्छे प्रदर्शन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। फिर सभी अवसरवादी गुंडे फिर से जादू की तरह ईश्वर में विश्वास करने लगे। बिना उन भारी मिशनरी पोशाकों के कैथेड्रल की लड़कियां अधिक आरामदायक और खुली थीं। तो स्वर जब उन्होंने इस प्रकार का नृत्य किया तो वे प्यासे कैदी स्पष्ट रूप से पूजा करने लगे, और भी अधिक जब उन्होंने देखा कि संत बीच में भाग ले रहे थे।
उन गंदे गुंडों में से एक ने उसकी सुंदरता के बारे में कुछ अशिष्ट बातें कही। फिर एक और कैदी इस गुंडे के साथ बाथरूम जाने के लिए मिल गया और फिर उनके ब्रेक रूम में कुछ मजेदार करने के लिए रुका। बाद में जब शो खत्म होता है तो लड़कियों में से एक नन को बताती है कि वह शोर के कारण कुछ भी नहीं सुन सकी। वैसे भी मिंजी किम गुलाबी कपड़े पहने हुए थी और एक अन्य सहकर्मी के साथ खेल रही थी। बाहर वे कैदी उत्साहित होने लगे और जो कुछ उन्होंने पहले ही सुना था उससे वे अन्य चीजों के रंग देखने के लिए भी उत्सुक थे। कैसे वे वहां पहुंच सकते थे? शायद वे कर सकते थे, लेकिन सौभाग्य से नायक वहां था उन्हें वह लाल दिखाने के लिए जो वे नर्क में देखेंगे। लेकिन कुछ करने से पहले किसी ने उसके लिए यह कर दिया और 10 आज्ञाओं में से 7वीं को पुनर्जीवित कर दिया। जोसेफ नामगुआंग ने पढ़ा, तुम व्यभिचार नहीं करोगे, उन 2 बदमाशों को उस पाप के लिए कुचलते हुए जो वे करने वाले थे। और भगवान के नाम की निंदा के लिए उसने यह भी चेतावनी दी कि वह उन्हें माफ नहीं करेगा। जब दरवाजा खुलता है तो लॉकर रूम के अंदर की लड़कियां भ्रमित हो जाती हैं। यूनहा जल्दी से नायक के पास जाती है ये पूछने के लिए कि क्या हो रहा है। हालांकि जवाब सुनने से पहले वह खुद ही समझ जाती है जब वह फर्श पर 2 गुंडों के शरीर देखती है। उस क्षण वह उस लड़के के पीछे जाती है जो पूछता है कि क्या वह डरी हुई है और यूनहा बस अपनी ईमानदार माफी पेश करती है। 1 हफ्ते बाद उन सेवाओं में से एक में नन फिर से इस बारे में बात करती है कि भगवान पापियों को कैसे माफ कर सकते हैं। इस बीच दान गोदाम में दान की गई वस्तुओं को ले जाना काफी कठिन साबित हो रहा था और स्थिति को और भी खराब करने के लिए उसके पीछे 3 सशस्त्र कैदियों का एक समूह घात लगाए हुए था। हालांकि उन्हें खोज लिया गया था, प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उनमें से एक ने चाकू से हमला किया। जल्द ही बाकी दोनों ने भी ऐसा ही किया। नायक को एक साथ छुरा घोंपने की कोशिश की। हालांकि खुद को बचाने के लिए पानी की बाल्टी का उपयोग करते हुए जुयोंगचा बस इतना कहते हैं कि स्वर्ग उन्हें इसके लिए दंडित कर सकता है। आखिरकार चाहे पसंद हो या न हो, उन्होंने दान की गई वस्तुओं को नुकसान पहुंचाया। खैर, नायक बोरियों को कुचल देता है जिससे वे तीनों भीग जाते हैं और जब वे चकरा जाते हैं तो वह उनके पीछे जाकर कहता है कि वह जानता है कि वे इसके पीछे नहीं है, इसलिए वह बस तीनों को जमीन पर गिरा देता है और डरावनी अभिव्यक्ति के साथ पूछता है कि मास्टरमाइंड कौन है। हालांकि उसी समय भंडारण कक्ष का दरवाजा एक गार्ड द्वारा खोला जाता है जो पूछता है कि वे वहां क्या कर रहे हैं, और स्थिति को और खराब करने के लिए वह देखता है कि एक मिशनरी भंडारण कक्ष के कोने में दुबका हुआ है। यहाँ तक कि नायक भी चौंक जाता है क्योंकि उसने उसे वहां नहीं देखा था। उसकी स्थिति को देखते हुए वह घबरा जाता है, सोचता है कि उन्होंने उसके साथ कुछ किया है। हालांकि अप्रत्याशित रूप से यूनहा जुयोंगचा की ओर इशारा करती है और कहती है कि वही था जिसने उसे नुकसान पहुंचाया। एक फोन बातचीत में पूछा गया कि एक व्यक्ति कितना शुल्क लेता है और यह तय हुआ कि वह 7 बजे फोटो भेजेगी, जिससे एक बुजुर्ग व्यक्ति खुश हुआ। एक लड़की जो पहले से वहां थी ने कहा कि यह आदमी अब अपना मन नहीं बदल सकता। ये यूनहा थी जिसने 5 लाख फोन चार्ज करते हुए पूछा कि क्या वह सच में वह पैसा देगा, जिस पर आदमी ने जवाब दिया कि हाँ, आखिरकार उसके पास खर्च करने के लिए काफी था। वैसे भी उसने यह कहने पर ध्यान केंद्रित किया कि वह कितनी सुंदर थी और उसे स्वर्ग का धन्यवाद करना चाहिए। इसके अलावा उसने उसे अपने पास बैठने के लिए भी कहा क्योंकि जाहिर तौर पर उसे नहीं पता था कि यह कैसे काम करेगा। हालांकि उसी समय एक बड़ा शोर उनकी बातचीत को काटता है और कोई उतना ही बड़ा दरवाजे से अंदर आता है। उस आदमी ने बेताबी से पूछा कि वह कौन था और इस आदमी ने इसे एक अवैध बैठक के रूप में आंका। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति से जो खुद को एक चर्च का पादरी बताता था। यहाँ तक कि कांपते हुए पादरी ने पूछा कि क्या वास्तव में उन दोनों द्वारा उसे धमकी दी जा रही थी, क्योंकि वह बहुत प्रभावशाली था। लेकिन फिर भी उसे सीधे चेहरे पर एक मुक्का मिला और उसके तुरंत बाद कई और, जो उस आदमी के लिए कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उस व्यवहार के साथ वह चर्च का पादरी नहीं था बल्कि एक पंथ का था। यूनहा के बैग में एक छिपा हुआ कैमरा भी था जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। हालांकि फिर भी बड़े आदमी ने पादरी से कहा कि चिंता न करें क्योंकि वे स्वर्ग के नाम पर एक उचित राशि के लिए उस गलत काम को गोपनीय रखने का समझौता करेंगे। बहुत समय बाद एक दूरस्थ स्थान पर भंडारण जेल में कैदी जुयोंगचा को एकांत कोठरी में 10 दिन की कैद की सजा सुनाई गई। उसी गार्ड ने युवा से पूछा कि क्या उसने किसी यात्रा के दौरान कुछ ऐसा किया था। वह पहले से ही जानता था कि लड़के को निदेशक से विशेष उपचार मिल रहा था। हालांकि इस बार यह बाहरी व्यक्ति से संबंधित था, इसलिए कैद अनिवार्य थी। इसके अलावा यहां तक कि न्याय मंत्रालय भी सुरक्षा कैमरों की निगरानी कर रहा था, इसलिए गार्ड ने समझाया कि वह उसे बाहर नहीं जाने दे सकता और उसे जाना होगा, लेकिन यह पूछते हुए नाराजगी व्यक्त किए बिना नहीं कि उसने जेल के अंदर ऐसा अस्वीकार्य काम कैसे किया। अप्रत्याशित रूप से पिछले दिन उसके पूर्व मित्र ने उस पर उसके खिलाफ कुछ गलत कार्य करने का आरोप लगाया था, इसलिए वह अभी भी सोच रहा था कि यूनहा ऐसा क्यों करेगी। दोपहर में चर्च में स्वयंसेवक दिवस था और कार्यक्रम की प्रतिबद्धताओं के बाद युवा जेल की पार्किंग में किसी ने टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि यह भगवान की इच्छा थी कि वे फिर से मिले। आखिरकार जोसेफ नामगुआंग ने कहा कि बहन यूनहा को देखे हुए बहुत समय हो गया था। उसने सुना था कि यह जगह भ्रष्ट थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह इतनी हद तक होगी कि एक कैदी वहां घूम सकता था। जोसेफ ने कहा कि उस जेल में सेल के नेता निदेशक को मासिक शुल्क देते थे जिससे एक निश्चित स्तर की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती थी, लेकिन भले ही ऐसा न होता, उसने कहा कि यूनहा के साथ होना बलिदान के लायक था। इसके अलावा वहां उससे बात करने से उसे पुराने समय की याद आ गई जब वे असंतुष्टों का न्याय करते थे जैसे सच्चे साथी। हालांकि उसके तरीके कुछ कठोर थे और उस पर 30 गंभीर दुर्व्यवहार के मामलों का आरोप लगाया गया था, फिर भी वह हमेशा उसकी विश्वसनीय सहायक रही थी। यही कारण था कि उसने इस मामले में उसकी मदद मांगी थी ताकि एक बार और हमेशा के लिए जुयोंगचा से संबंधित समस्या का समाधान किया जा सके। उस जेल में वापस चाहे नायक कितना भी सोचता, वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था। परिस्थितियों के तहत ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके लिए जाल बिछाने की कोशिश की थी। जो लोग अस्थायी हथियारों के साथ बड़े समूह में उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, वे केवल समय खरीदने के लिए एक ध्यान भटकाने वाले थे और असली उद्देश्य था उसे एक महिला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का आरोप लगाने के लिए यूनहा का उपयोग करना। हालांकि अंत में सबसे महत्वपूर्ण क्षण में जब लड़की गार्ड से
बात करने गई उसने अपना मन बदल लिया और कहा कि उसे बचा लिया गया था। यूनहा ने तीनों पर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए वहां खींच कर लाने का आरोप लगाया और जुयोंग को नायक के रूप में प्रस्तुत किया। फिर पहले तो गार्ड ने बस अपने सहयोगियों से सभी को बाहर ले जाने के लिए कहा और इससे नायक को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यूनहा को किसी ने कैसे इस्तेमाल किया। वो व्यक्ति कौन हो सकता है वो नहीं जानता था और नहीं समझ पाया कि उसने आखिरी क्षण में अपना मन क्यों बदल लिया। वर्तमान में नायक ने अधिकारी को फोन किया, ये कहते हुए कि उसके पास एक अनुरोध करना था। गार्ड ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह कुछ भी ध्यान देने योग्य नहीं हो सकता क्योंकि सुरक्षा कैमरे हैं, लेकिन नायक ने समझाया कि वह केवल चाहता था कि वह किसी को वहां बुलाए। पार्किंग लॉट में वापस जोसेफ ने टिप्पणी की कि पहले दिन जब लड़की ने पिछले हफ्ते जेल का दौरा किया था उसने उससे बचने के लिए किसी के पीछे छिप गई थी और उसने उसे देखा था। उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही उस असंतुष्ट लड़के से प्रभावित हो चुकी थी। ठीक इसी वजह से उसने उसे अपने हाथों से सीधे उसे जज करने का मौका दिया था। हालांकि उसकी इतनी प्रशंसा करने के तुरंत बाद उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। युवा ने कांपते हुए पूछा कि क्या वे उन निर्णयों को रोक सकते हैं। उसे याद आया कि उसने अब तक जेल के बाहर उसकी सभी मांगें पूरी की थी। तो आदमी ने पूछा कि क्या वह भूल गई थी कि उसके पास अभी भी वे रिकॉर्डिंग्स हैं। क्योंकि उसने अब तक अच्छा किया था, उसे बस वही करना था जो वह हमेशा करती आई थी। इसके अलावा उसने लड़की की माँ का भी जिक्र किया जो अंतिम बिंदु था जिसने उसे खड़ा कर दिया और रिपोर्ट करने की धमकी दी। यूं आह ने चिल्लाया कि उसने अपराध किए हैं और अन्य बातें कही, लेकिन उसे तुरंत रोक दिया गया बिना किसी विरोध का मौका दिए। और जब लड़की को पकड़ा गया जोसेफ ने उसे भ्रष्ट असंतुष्ट कहा। हालांकि उसने उसे यह भी कहा कि चिंता न करे क्योंकि वह उसे उसी क्षण एक विशेष विधि से शुद्ध करेगा। यूना ने निराशा में चिल्लाया जैसे कि वह मरने वाली हो, लेकिन उस आदमी को कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वहां कोई नहीं था जो उन्हें सुन सके। वहां केवल वे दोनों थे और सब कुछ बुरा होता जा रहा था जब तक कि बस का दरवाजा नहीं हिला और जोसेफ का ध्यान आकर्षित किया। धीरे धीरे एक व्यक्ति वाहन की सीढ़ियां चढ़ने लगता है और लड़की का रोना बंद हो जाता है। उस गलियारे के अंत में जुएंग अपनी एकांत कोठरी के बाहर दिखाई देता है दृढ़ निश्चय के साथ। और फिर जोसेफ पूछता है कि वह वहां कैसे पहुंचा। वह नहीं समझता कि नायक वहां से कैसे बाहर निकला, लेकिन किसी भी स्थिति में अभी भी लड़की के ऊपर वह उससे 1 मिनट रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसे कुछ खत्म करना है। और जुयंग पर चिल्लाने के बजाय वह बस के आपातकालीन बटन को दबाता है जिससे दरवाजे बंद हो जाते हैं क्योंकि वह भी वहां जो करने आया था उसे शुरू और खत्म करने वाला था। उस पहले की बातचीत में जब वह व्यक्ति जिसे उसने बुलाया था वहां गया, वह भ्रमित थी। सफेद बालों वाला लड़का ईर्ष्या कर रहा था कि उसे एक निजी कमरा मिला था। उसने कहा कि वह भी वहां जाना चाहता था, लेकिन जुयंग ने कहा कि वह खेलना नहीं चाहता। वास्तव में नायक को याद आया कि लड़के ने पहले कहा था कि वह मदद करना चाहता था क्योंकि वह उसका उपकार करता था, इसलिए अब वह मांग कर रहा था और वह यह साबित करना चाहता था कि बिखरे बालों वाला किसी भी चीज में कैसे मदद कर सकता है। इस मामले में सारी अनौपचारिक बातें गायब हो गईं, केवल एक सवाल बचा। वह जानना चाहता था कि उसे किस चीज में मदद चाहिए, लेकिन उसे हर विवरण जानना था। वर्तमान में वापस लड़की फिर से नायक को पाती है और गंभीरता से और गुस्से में वह जोसेफ से कहता है कि अभी दूर हो जाओ। कैदी की प्रतिक्रिया इसे धार्मिक गतिविधि के रूप में मजाक बनाना है। फिर और भी गुस्से में जुएंग चिल्लाता है कि वह उसे जाने के लिए कह रहा है और उस मामले में जोसेफ सच में खड़ा हो जाता है कहते हुए कि उसने पहले ही बताया था कि यह सिर्फ एक धार्मिक गतिविधि थी, और वह मजाक भी करता है कहते हुए कि विधर्मियों के लिए समझना मुश्किल है। जुयांग पहले आगे बढ़ता है, दुश्मन को फायदा उठाने का मौका नहीं देता, एक जोरदार मुक्का पेट में मारता है और फिर उसे बकवास बंद करने के लिए कहता है क्योंकि जो उसने यूना के साथ किया उसके लिए वह पहले ही इतने पाप कर चुका है कि उसे जिंदा फाड़ने के लायक है। जुयांगचा उस अपराधी पर मुक्कों की बौछार करता है जब तक कि उसके सारे कपड़े फट नहीं जाते, लेकिन जोसेफ बिना किसी नुकसान के मजबूती से खड़ा रहता है जैसे एक मानव दीवार। वह मानता है, जिज्ञासा पूर्वक नायक की प्रशंसा करता है कि उसने केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला किया, लेकिन जुयांगचा एक किक के साथ जवाब देता है, कहता है कि वह अपराधी को कुछ नहीं समझाएगा। फिर जोसेफ पहले अपनी ताकत के बारे में समझाता है, लेकिन वह कहता है कि उसने इसे इंसानों से नहीं सीखा क्योंकि उसकी राय में जो कुछ भी उसके पास है वह केवल भगवान द्वारा दिया गया है। आखिरकार यह एक धन्य शरीर है और वह इसे अपने अगले मुक्के से साबित करने का फैसला करता है जिससे बस भूकंप की तरह हिल जाती है। भगवान के दूत का चेहरा प्रकट होता है जो लड़की की निराशा के लिए उसके दोस्त को जमीन पर गिरा देता है। जोसेफ दावा करता है कि वह विधर्मियों का न्याय करने वाला है और यह भी पूछता है कि क्या यह सच नहीं है अपनी बहन यूं आह के सामने खुद को साबित करने के लिए। बहुत समय पहले बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन बाइबल शिविर में वर्तमान में यूं आह ने कहा कि वह कर्ज के कारण अपने परिवार से अलग रह रही थी, लेकिन भगवान की कृपा से उसने प्रार्थना की कि एक दिन वह फिर से अपनी मां के साथ रह सके। कई लोगों ने सोचा कि वह अद्भुत थी क्योंकि उसने न केवल अपने पिता द्वारा किए गए कर्ज के कारण अपनी मां से अलग हो गई थी, बल्कि सब कुछ खुद ही चुकाया था। इसलिए उन्होंने उसके प्रति सहानुभूति भी महसूस की और उसकी भलाई के लिए प्रार्थना की। बाद में कैंप के एक गलियारे में जो पहले सब कुछ सुन रहा था उसने खुद को परिचित कराया कहते हुए आमीन। जब उसने लड़की का नाम पुकारा तब पहले से ही देर दोपहर हो चुकी थी। जोसेफ ने अपना परिचय दिया, ये कहते हुए कि वह उन लोगों में से एक थे जिन्होंने पिछले सप्ताह बाइबल कैंप में भाग लिया था और भाग्य के एक मोड़ से उन्होंने अपनी बहन की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के बारे में सुना। आरणों के बारे में उन्होंने फिर कहा कि शायद इसमें मदद करने का एक तरीका हो सकता है। इतना बड़ा कर्ज जल्दी चुकाने का तरीका उसकी जिज्ञासा को बढ़ा गया, खासकर जब जोसेफ कुछ ऐसा प्रस्तावित कर रहा था जिसे वह परोपकारी मानता था, विधर्मियों का न्याय करना चाहता था और जो उसने पहले ही उसके बारे में देखा था उससे लड़के को विश्वास था कि यूं आह के पास उसकी मदद करने के लिए सही योग्यताएं थीं। बस में उस दृश्य पर लौटते हुए जहां विधर्मी ने उसकी बहन को बहकाया था, जोसेफ को गर्व है कि वह लगभग पहले ही विजयी होकर बाहर आ चुका है और उसे निर्दयता से न्याय करने की तैयारी करता है। हालांकि उसे सिर के पीछे एक जोरदार चोट लगती है, साथ ही यूं आह की शर्मिंदा चीख सुनाई देती है जो एक साधारण छतरी से उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कहती है। अंत में वह
नायक की पिंडलियों को कसकर पकड़ता है और उसे इतनी जोर से फेंकता है कि उसका सिर बस की विंडशील्ड से टकरा जाता है और वह चटक जाती है। यूना अपनी चिंता को मुश्किल से रोक पाती है, लेकिन उसके सामने एक और बड़ी समस्या थी और वह थप्पड़ के रूप में आई। और अब उसे भ्रष्ट मानने के बावजूद जोसेफ ने फिर से उसे चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि वह शुद्धिकरण शुरू करने वाला था। हालांकि इससे पहले अचानक उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है और वह अपने घुटनों पर गिर जाता है, अपने शरीर को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता। स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वह खून थूकने लगता है।